सबसे पहले तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। ये तीनों इंफॉर्मेशन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि 2023 की समिट कहां पे हुई थी, 2024 की समिट कहां पे हुई थी G20, एंड 2025 की समिट कहां पे होने वाली है। तो अब सबसे पहले 2023 की समिट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2023 की समिट को इंडिया ने होस्ट किया था, और इंडिया ने इस इवेंट को कंडक्ट किया था भारत मंडपम में। भारत मंडपम जो है ये दिल्ली में सिचुएटेड है, और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्राइम वेन्यूज है फॉर होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। भारत मंडपम एक और इंपॉर्टेंट इवेंट को होस्ट करने वाला है, विच इज एआई समिट। एआई समिट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया के अंदर हो रही है ये समिट। इंडिया फर्स्ट कंट्री बनने वाला है, एक ग्लोबल साउथ की कंट्री, एक डेवलपिंग नेशन जो एआई समिट को होस्ट कर रहा है। ऐसा किसी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री ने एआई समिट होस्ट नहीं की है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उस इवेंट को भी भारत मंडपम में ही होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट होता है 2024 की समिट कहां पे हुई थी। तो 2024 की समिट लास्ट ईयर क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट थी। जो भी बच्चे लास्ट ईयर क्लैट दिए थे उनको शायद याद होगा। इसको कहा जाता है म्यूजियम फॉर मॉडर्न आर्ट। म्यूजियम फॉर मॉडर्न आर्ट सिचुएटेड है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो है ये है ब्राजील में। तो ब्राजील के जो उस मतलब अभी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस समिट को लीड किया था। इंडिया की में जब समिट हुई थी तो इसको मोदी जी ने लीड किया था। तो ब्राजील की जो समिट है उसमें तुमको ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए। उसका एक स्पेसिफिक रीजन ये भी है क्योंकि ब्राजील इस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को होस्ट करने वाला है, विच इज UNF ट्रिपल सी COP 30th, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को होस्ट करने वाला है। ये इस क्वेश्चन को कनेक्ट करके भी आपको पूछा जा सकता है कि ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो इनका नाम है लुइस इनासियो लूला द सिल्वा। स्पैनिश नाम है, आपको ध्यान रखना होगा। और ये वाली जो पर्टिकुलर समिट है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई है, इसको कंडक्ट करने वाले हैं बेलम में। बेलम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी है इन ब्राजील। अगर कभी जीवन में तुमने बहुत सारे पैसे कमाए तो बेलम घूमने जरूर जाना। अब अगली चीज आती है 2025 की समिट को हम लोग कहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस साल की समिट है इसलिए हमको पूछी जा सकती है। तो इस समिट को कंडक्ट करने वाले हैं साउथ अफ्रीका में, जहां पे अभी हम लोग टेस्ट सीरीज को खेल रहे हैं। यहाँ जहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, जिसमें हम लोग के कैप्टन शुभमन गिल को चोट लग गई है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर समिट होस्ट होगी। एडिशनली साउथ अफ्रीका में कहाँ पे हो रही है? तो साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही पॉपुलर सी सिटी है जिसका नाम है जोहानिसबर्ग। मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है तो मैंने जोहान लिख दिया है। जोहानिसबर्ग आपको याद रखना होगा, आपने कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा। जो भी लड़के क्रिकेट थोड़ा बहुत भी देखते हैं उनको 100% पता होगा कि जोहानिसबर्ग की स्पेलिंग जो है काफी डिफिकल्ट सी है। अब जोहानिसबर्ग में स्पेसिफिकली कहाँ पे हो रही है मीटिंग? तो इसको कहा जाता है नासरेक एक्सपो सेंटर। तो नासरेक एक्सपो सेंटर में इस मीटिंग को होस्ट किया जा रहा है। ये जो मीटिंग होती है G20 की, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन्यूज पे कंडक्ट किया जाता है, इसलिए आपको मैंने तीनों समिट्स के वेन्यू बताए हैं। तो आपको 2023, 24 एंड 25 तीनों के वेन्यूज पता होने चाहिए, तीनों के कंट्रीज पता होनी चाहिए। एंड लास्टली, अब इस मीटिंग को लीड कौन करने वाला है? तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट इसको लीड करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है साइरिल रामाफोसा। तो इनके नाम को भी आपको ध्यान रखना है। रामाफोसा थोड़ा सा अजीब सा नाम है, इसलिए हमको आंसर ढूंढना आसान भी हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि जो सबसे ऑकवर्ड नाम दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। रामाफोसा कौन ही नाम रखता है आज के जमाने में, लेकिन इन्होंने रखा है अपना नाम। तो ये तो हम लोग की तीन समिट्स की बात हो गई। अब इसके बाद यहां पे मैं आपको कुछ की फैक्ट्स बताने वाला हूं अबाउट दिस मीटिंग। की फैक्ट्स में जैसे कि कब फाउंड हुआ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब फाउंड हुआ, किस ईयर में और क्यों हुआ। कब, और इसके आगे यहां पे लिख लेते हैं हम लोग क्यों। तो सबसे पहले तो कब फाउंड हुआ? तो 1999 में इसको फाउंड किया गया। यानी कि G20 जो ग्रुप फॉर्म हुआ है, ग्रुप ऑफ 20, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, जिन लोगों को नहीं पता है। और इनकी 20th समिट हो रही है इस साल। बीच में कुछ ईयर्स में ब्रेक हुआ है, इसलिए 2025 में 20th समिट हो रही है। हालांकि इसको होना चाहिए था 26th समिट। तो 26th नहीं हो रही है, 20th हो रही है। 1999 में स्टार्ट हुई है। आपको इस तरह से भी पैसेज का क्वेश्चन आ सकता है कि 1999 में स्टार्ट हुई, लेकिन 2025 में कौन से नंबर की समिट होगी? तो आपको मार्क करना होगा 20th, नॉट 26। एनुअल समिट आज के वक्त पे हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि अब इसको एनुअल बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करने लगे हैं। अगली बात आती है इसको क्यों बनाया गया। तो इसके दो रीजंस हैं, दोनों रीजंस आपको याद रखना होगा। फर्स्ट रीजन जो है वो है इंटरनेशनल
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कि इंटरनेशनली हम लोग पैसे के टर्म्स में सारी की सारी कंट्रीज अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। सेकंड चीज है, वर्ल्ड में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए, कि विकास हो लेकिन सस्टेनेबल बैनर में हो। शायद तुम 8th क्लास से पढ़ रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तुम मुझसे बेहतर जानते हो, क्योंकि मेरे को तो 10th 11th क्लास में पता चला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि हमको नेचर को हार्म बिना करते हुए अपने डेवलपमेंट को करना है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के विकास को करना है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन ग्रुप ऑफ 20। अब ग्रुप ऑफ 20 इतना ज्यादा स्पेशल क्यों हो जाता है, वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है, सबसे स्पेशल चीज क्या है अबाउट ग्रुप ऑफ 20। तो ये स्पेशल इसलिए बन जाता है, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अक्रॉस द ग्लोब क्यों मेंटेन कर सकता है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। क्योंकि ग्रुप ऑफ 20 में जो कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को। यानी कि ये जो 20 कंट्रीज का ग्रुप है, एग्जैक्टली 20 कंट्रीज का ग्रुप नहीं है। ये मैं तुमको 2 मिनट के अंदर बताऊंगा कि इनका एक स्पेशल फीचर है कि ग्रुप ऑफ 20 नाम तो रख दिया, लेकिन 20 कंट्रीज नहीं है इसके अंदर। तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 2/3 पॉपुलेशन को। 1/3 तो इंडिया के अंदर हो जाती है, इंडिया और चाइना को मिला के। तो अगली बात, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ग्लोबल जीडीपी का मतलब होता है दुनिया भर का जो ओवरऑल जीडीपी है उसका 85% रिप्रेजेंट कर रही हैं ये कंट्रीज क्यूमुलेटिवली। थर्डली, वर्ल्ड के 75% ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये तीनों फिगर्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तीनों फिगर्स आपको पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन, इन योर क्लैट एग्जामिनेशन। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक चीज ये बन जाती है अगर तुम सोच के देखो तो, कि G20 बहुत ज्यादा एग्जाम के क्लोज हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हायर है। अब ये जो चीजें ये तो फिक्स्ड है, मैंने अभी तक जो भी चीजें आपको बताई है तो आप बेसिक गूगल करके निकाल सकते थे कि ये इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। अब अगली चीज, इसके मेंबर्स कौन है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेंबर्स। अगर तुम लोग चाहो तो इसी तरह से नोट्स बना लेना, शायद तुम लोग के लिए भी आसान हो जाएगा। और चाहोगे तो सारे टॉपिक्स के नोट्स इस तरह से ही बना लेना, तो लास्ट डे पे रिवीजन आसान हो जाती है। जिस तरह से लड़कियां बनाती है ना, अलग अलग पेन से बहुत ब्यूटीफुली लिख के, जो तुम लड़के समझते नहीं हो उस एस्थेटिक को, तो वैसे नोट्स बनाने हैं। मतलब वो डिफरेंट टाइप का एस्थेटिक है, वो क्लीन नहीं है, वो अनक्लीन एस्थेटिक है जिसमें बहुत सारे कलर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन उसको देखना पढ़ना समझना बहुत ज्यादा आसान होता है इन द लास्ट डेज ऑफ एग्जाम। मतलब एग्जाम 2 बजे से होगा, तो जब 1 बजे तुम रिवीजन कर रहे होगे तो वही नोट सबसे ज्यादा समझ आते हैं जो अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। जैसे लड़के लिखते हैं ना, एक ही पेज में 4 टॉपिक लिख दिए घुसा घुसा के, कैसे भी गंदा गंदा सा, वैसे मत करना। तो अब इसके मेंबर्स कौन है। देखो, पहली चीज तो इंडिया एक मेंबर है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज हो गई। दूसरी चीज तुमको समझ आ रही होगी कि वर्ल्ड की सबसे प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, इसलिए 75% ऑफ ट्रेड, 85% ऑफ जीडीपी, 2/3 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो हालांकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन इंडिया एक की मेंबर है। इसके अलावा अब जो मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इसके मेंबर है। अब डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, यूएस, पूरा का पूरा यूरोप और इस तरह की जो कंट्रीज हैं। टोटल नेशन कितने मेंबर हैं इसके, यानी कि कितने देश इसके मेंबर हैं, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है। टोटल कंट्री जो इसके मेंबर है दैट इज 19 इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इज अ की मेंबर, इंडिया आपको याद रखना है, ऑब्वियसली याद रहेगा ही क्योंकि इंडिया में भी समिट हुई थी। अब अगली चीज आती है इसी के अंदर कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 ऑर्गेनाइजेशंस याद रखती हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इसका मेंबर है दैट इज यूरोपियन यूनियन, ईयू। सेकेंड, इस साल से जो एक परमानेंट मेंबर होने वाला है जिसको लास्ट ईयर इंडक्ट किया गया था, दैट वाज अफ्रीकन यूनियन। यानी कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पे अफ्रीकन यूनियन। अब आप एक और चीज को बहुत क्लैरिटी से देख सकते हो शायद यहाँ पे, कि अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बना, समिट हमने साउथ अफ्रीका में होल्ड किया। इन दोनों में भी एक बहुत बड़ी कनेक्शन है कि जब अफ्रीकन यूनियन फुल टाइम मेंबर बनने वाला है, एकदम एज अ मेंबर हमको ज्वाइन करने वाला है, डिसीजंस लेने वाला है, बातचीत करने वाला है, तो हम साउथ अफ्रीका में ही मीटिंग करें कि हम अफ्रीका को रिप्रेजेंट करें। अफ्रीका को हम लोग इतना ज्यादा स्पेशल स्टेटस या थोड़ा सा भाव या थोड़ा सा अटेंशन इसलिए देते हैं क्योंकि अफ्रीका वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया है। वहां पे हिस्टोरिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉज किया गया बाय द ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने स्लेव ट्रेड किया, उस पूरे एरिया को कॉलोनाइज किया, उसके बाद आज तक वो लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन दैट रीजन, तो वो इस बार होस्ट कर रही है।
तो आई बिलीव यहाँ तक तुमको बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने क्या क्या बातें की। तो मेंबर्स कौन कौन है ये भी समझ आ गया होगा। मेंबर्स का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो। कौन से की मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं ये भी तुमको समझ आ गया होगा यहाँ से। अब अगला एक सवाल तुमको पूछा जा सकता है। बाय द वे मैं क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक पे। लेकिन अगला सवाल तुमको पूछा जा सकता है कि इन सारे मेंबर्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द G20। तो आपको याद रखना है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग ऑल द G20 मेंबर्स। तो G20 की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब मेंबर्स का एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट एरो करके लिख दे रहा हूँ। मेंबर्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग जो करंट समिट है उसके ऊपर आ जाएंगे कि कौन सा देश है जिसको इनवाइट किया जाता है एज परमानेंट गेस्ट इन दिस समिट। यानी कि इस समिट में एक परमानेंट गेस्ट कंट्री है। ये कंट्री है स्पेन। स्पेन को हम लोग हर बार इनवाइट करते हैं और इसको कहा जाता है एक परमानेंट गेस्ट टू द G20। अब हम लोग आ जा रहे हैं इस साल के समिट में क्या सारी चीजें होने वाली हैं, और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मोस्ट कॉमन थिंग, दैट इज थीम। थीम जो इस साल की होने वाली है वो बहुत ज्यादा अफ्रीका के अराउंड है। अफ्रीका के अराउंड थीम होने का मतलब होता है, तीन वर्ड्स में इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट इज सॉलिडारिटी, सेकंड इज इक्वालिटी, इक्वालिटी, एंड थर्ड इज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है कि आपको भाईचारे का भाव रखना चाहिए, आपको संवेदना रखनी चाहिए दूसरों के लिए कि आप दूसरों का नुकसान ना करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को ग्रो करने के लिए कार्बन एमिशन थोड़ा सा ज्यादा करना होगा इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमको वहां पे रिलैक्सेशन होनी चाहिए। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है एक जैसे ट्रीट करो ना भाई, काला गोरा ये भेदभाव सब खत्म करो, ठीक है। हमको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए टू द अफ्रीकन कंट्रीज। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पता ही है तुम लोग को, हर मीटिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पॉइंट होता है। तुमने अगर जितनी भी मीटिंग्स पढ़ी हैं सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा ही होगा। अब इस मीटिंग के अंदर इस बार जो मेजर पॉइंट्स हैं 2025 में जो एजेंडा सेट किया है वो हमेशा होस्ट कंट्री सेट करती है। इस बात को याद रखना। तो होस्ट कंट्री से लीड कौन कर रहा है? तो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका साइरिल रामाफोसा वो लीड कर रहे हैं समिट को, जैसे कि मोदी जी ने लीड किया था। तो एजेंडा भी सेट करना उनके हाथ में होता है, उसी तरह से उन्होंने थीम भी रखी है। तो अब इनके एजेंडा में मेजरली 4 पॉइंट्स हैं, और इनके आपको मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा हूं, आपको बहुत सुपरफिशियली पता होना चाहिए। इनमें से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर बेसिक आइडिया होगा तो आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट है स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रेजिलियंस, यानी कि किसी भी तरह की आपदा के लिए हमें तैयार रहना है। सेकंड है डेट सस्टेनेबिलिटी, डेट सस्टेनेबिलिटी अमंग लो इनकम कंट्रीज। डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमने उधार ली है उसके बाद भी अ, हम अपनी इकोनॉमी को स्मूदर मैनर में चला पाएं, और हम अपने आप को ग्रो कर पाएं एक तरीके से विथ डेट एज वेल, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर बहुत सारी डेट है ऑफ मल्टीपल वर्ल्ड बॉडीज लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड स्पेशली चाइना, जो उनको बहुत ब्रूटल तरीके से यूज कर रहा है। अब नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, कि हमको कुछ फाइनेंसेस एक्स्ट्रा डालने चाहिए ऑन क्लीन एनर्जी, कि हमारा देश में कार्बन एमिशन भी कंट्रोल रहे और हमको क्लीन एनर्जी भी मिले, जिसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आई बिलीव आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट है हार्नेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चौथा पॉइंट है, हार्नेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्रिटिकल मिनरल के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। क्रिटिकल मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिससे इन मिनरल्स के थ्रू ही सारी की सारी डिजिटल डिवाइसेस चलती हैं आज के वक्त पे। जो आप मुझे देख पा रहे हो, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चार्ज को कैरी करते हैं, और क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी वर्ल्ड की सप्लाई चेन को
एक तरीके से डोमिनेट करता है चाइना, एंड इंडिया भी बहुत हेविली डिपेंडेंट है ऑन चाइना फॉर दिस। तो इनका बस सिंपल सी बात है बोलना कि क्रिटिकल मिनरल्स में भेदभाव ना किया जाए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिया ने एक मिशन को भी स्टार्ट किया है, विच इज कॉल्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। आप इसको पढ़ के जाओ क्योंकि ये 2025 का ही टॉपिक है। और इसके बाद आप लोग ने शायद पढ़ा होगा प्रोजेक्ट समुद्रयान। यहाँ पे भी हम लोग पानी के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स को ही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एआई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन दोनों को प्रिपेयर करके जाना। और इसरो थर्डली इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से मिला के मान के चलो कि एक पैसेज तुमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद लास्टली एक आखिरी चीज पे बात करते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय बोलते हैं। इन्होंने एक चीज को सेटअप किया है जिसको कहा गया है थ्री मेन टास्क फोर्स। ये जो थ्री मेन टास्क फोर्स है उसको सेटअप किया है साउथ अफ्रीका ने। अब साउथ अफ्रीका ने तीन मेजर चीजों पे फोकस करने के लिए कहा है। अब इसमें फर्स्ट चीज को कहा गया है टास्क वन, सेकंड को कहा गया है टास्क टू, एंड थर्ड को कहा गया है टास्क थ्री। ये तुमको याद रखना चाहिए कि थ्री टास्क फोर्स हैं। अब इन तीनों के अंदर क्या क्या है मैं क्विकली बता दे रहा हूँ, एक एक दो दो वर्ड्स में। आई बिलीव तुम लोग को ध्यान रहेगा। और मतलब अगर सुन भी लोगे तो सबकॉन्शियसली याद रहता है हम लोग को बहुत बार, और हम लोग मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट बोला है इन्होंने रिड्यूस्ड इनक्वालिटी, क्योंकि अफ्रीका को किस तरह से ट्रीट किया गया है ग्लोबली, आई बिलीव तुम लोग को पता होगा कि उनके साथ बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोल दिया रिड्यूस्ड इनक्वालिटी। सेकेंडली बोला है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि अगेन गरीब कंट्रीज हैं, फूड सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम। शायद तुम लोग ने एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अंदर हम लोग को पता चला है कि फूड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक का नाम है, क्योंकि तुम लोग को ये पढ़ के जाने हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये सारे के सारे मिक्स होके भी टॉपिक्स आ सकते हैं, तुमको इस बात का ध्यान रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, इसमें पता चला है कि जो अफ्रीका सहारा सहारन अफ्रीकन रीजन है वो वर्ल्ड का सबसे हंगरियस्ट एरिया है। वहां पे सबसे ज्यादा हंगर है वर्ल्ड में। हंगर का मतलब क्या होता है ये तुमको 4 पॉइंट्स में कवर करना होगा, मैं उनको बता नहीं रहा हूँ लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। थर्ड बोला है इन्होंने एआई कॉमा डेटा गवर्नेंस, डेटा गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारे लिए तीन टास्क फोर्स होनी चाहिए, तीन मेजर चीजें हम लोग को अचीव करनी है। इनक्वालिटी कम करनी है, फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है, एंड एआई डेटा गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। लास्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें 19 नेशंस हैं प्लस टू यूनियंस हैं इस पूरे ग्रुप में। इसको हम लोग लेकिन कहते हैं G20। अब इस साल सारी की सारी कंट्रीज अटेंड कर रही हैं एक्सेप्ट फॉर यूएसए। यूएसए ने इसको अटेंड करने से मना कर दिया है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं द लेजेंडरी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मना कर दिया है इस मीटिंग को अटेंड करने से, क्योंकि उनका कहना है कि वाइट पीपल जो है उनका प्रोसिक्यूशन होता है इन साउथ अफ्रीका। और उसको उन्होंने टर्म किया है अफ्रीकैनर्स परसिक्यूशन, परसेक्यूशन। इस रीजन की वजह से उन्होंने यूएस को एब्सोल्युटली बॉयकॉट करने के लिए कह दिया है इस समिट को। और उन्होंने ये भी बोला है कि इट्स अ डिसग्रेस कि हम लोग इस तरह की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर होस्ट कर रहे हैं। तुम लोगों को तो पता ही है ट्रम्प का मूड कभी भी कहीं भी बदल जाता है, वो कहीं भी वॉर रुकवा सकते हैं, कहीं पे भी वॉर शुरू कर सकते हैं। तो अफ्रीकानर्स परसिक्यूशन की वजह से ट्रंप ने मना कर दिया है इस मीटिंग को अटेंड करने से, तुमको इस बात का ध्यान रखना है। जब ट्रंप ने इस बात को बोला तो इस पे अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बोला कि मैं भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं करूंगा, लेकिन अर्जेंटीना के कुछ मिनिस्टर्स या कुछ पीपल को अलाउ किया है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो अर्जेंटीना एब्सोल्युटली बॉयकॉट नहीं कर रहा है, लेकिन यूएस एब्सोल्युटली बॉयकॉट कर रहा है इस मीटिंग को। वो है कि इंडिया ने, इसरो ने अभी तक का अपना सबसे बोलना चाहिए हैवीएस्ट, HEAVIEST होता है, मैं वाई लिख दे रहा था, सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इसरो ने आज तक के अपने हिस्ट्री में 1969 से लेके आज तक अपना सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट का नाम है CMS-03 स्लैश स्लैश जो है यानी कि, और यहाँ पे एक जो सेकंड नेम है इस सैटेलाइट का ये है GSAT-7R। तो इसरो ने एक न्यू सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये इंडिया ने जितने भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है उनमें सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट है। हेवीएस्ट को किस तरह से देखा जाता है कि कौन से सबसे भारी सैटेलाइट है। तो इस सैटेलाइट को जिसको हम लोगों ने लॉन्च किया है इसका टोटल वेट है 14410 kg।
ये वेट क्या तुमको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है? तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, इस तरह का वेट वाले क्वेश्चंस है, नंबर वाले क्वेश्चंस, जहां पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीज होती है वहीं पे पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज इनके आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन ये टॉपिक एग्जाम के बहुत ज्यादा पहले हो रहा है, मतलब जस्ट पहले हो रहा है, 1 महीने पहले, इसलिए हमको इस बारे में पूछा जा सकता है। अब सैटेलाइट का नाम क्या है? तो CMS-03 या फिर GSAT-7R, ये है, ये दोनों के दोनों सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम सैटेलाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इंडिया का आज तक का हिस्ट्री का सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट है। हेवी कैसे है इस टर्म से आई बिलीव तुमको समझ आ रहा होगा, 4000 kg का सैटेलाइट है तो ऑब्वियसली भारी तो होगा ही। तो इस भारी से सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। अब इस सैटेलाइट को लॉन्च कहां से किया है, अगली बात तो ये आती है। तो इंडिया का जो सबसे कॉमन लॉन्च सेंटर है, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है तुम लोग को ये सारी चीजें काफी अच्छे से पता होंगी। सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है, तुमको शायद ये भी पूछा जा सकता है। तो इस जगह को कहा जाता है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है ये सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये लॉन्च हो चुका है। इसको हम लोग ने प्रेजेंटली, देखो आप किसी भी सैटेलाइट को जब स्पेस में भेजते हो तो कहीं ना कहीं पे उसको आपको प्लेस करना पड़ता है जहां से वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग ने इसको फॉर नाउ, देखो 2 पार्ट्स में ये वर्क करने वाला है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। हम लोग सैटेलाइट्स को 2 तरीके से लॉन्च करते हैं। एक तरीका होता है जिसमें हम डायरेक्टली सैटेलाइट को अपने आसपास नहीं रखना चाहते हैं, हम किसी दूसरे प्लैनेट पे भेजना चाहते हैं या फिर हम मून पे भेजना चाहते हैं। तो ये तरीका वन होता है कि आप उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे भेजने की कोशिश कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को। तो दूसरा ऑब्जेक्ट पे भेजने का मतलब क्या होता है? हम लोग ने एक मिशन को भेज दिया ऑन वीनस, या फिर हमने एक मिशन को भेज दिया ऑन मार्स, या फिर हमने एक मिशन को भेज दिया ऑन अ मून। तो ये होता है कि आपने एक तरीके से प्लेसमेंट किया किसी भी सैटेलाइट का। सेकंड जो तरीका होता है उसको किस तरह से फॉलो किया जाता है कि हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया और सैटेलाइट को हम अर्थ के चारों तरफ घुमाना चाहते हैं, क्योंकि हम इस सैटेलाइट को यूज करना चाहते हैं अल्टीमेटली अर्थ के लिए, अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए यूज करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इस सैटेलाइट को भेजते हैं हमेशा लियो पे। लियो इज लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो आप इस सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट पे भेजने की कोशिश करोगे। अब जब हम इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट पे भेजते हैं तो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे इस तरह से नहीं होता है कि हम डायरेक्टली लोअर अर्थ ऑर्बिट पे भेज देंगे। मैं एक डायग्राम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा कैसे। तो ये अर्थ है। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल जहां पे एकदम बिल्कुल एक वीकेस्ट रोल पे प्ले करता है, हमको उस पॉइंट तक भेजना है। अब वहां पे भेज के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं एक पर्टिकुलर सैटेलाइट अगर यहाँ पे लोकेटेड है तो ये अर्थ के यहीं से चक्कर लगाए और हमको मल्टीपल तरीके की फोटोज भेजे, मल्टीपल तरीके की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे, जो भी स्पेस स्टेशन उस चीज को भेज रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसरो भेज रहा है तो इसरो को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा, नासा भेज रहा है तो नासा को कम्युनिकेट करेगा। तो हम लोग के लिए ये जो पर्टिकुलर प्लेस होती है इसको कहा जाता है लियो। लियो इज लोअर अर्थ ऑर्बिट। कि अर्थ का जो सबसे लोएस्ट ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है? जहां पे ग्रेविटेशनल पुल बिल्कुल नॉमिनल है। जहां पे नॉमिनल ग्रेविटेशनल पुल रहता है उसका बेनिफिट ये होता है, या फिर लियो का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ किसी भी चीज को रिवॉल्व कराना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसलिए हम लोग हर काम को करते हैं ऑन लियो, कि अर्थ के चारों तरफ घुमाना सबसे आसान कहां से है? तो लियो से है, कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पे उसको पहुंचा दो। लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए अब जो स्पेशलिटी होती है कि आप अर्थ से डायरेक्टली इसको रीच नहीं कर सकते। या तुमने कभी भी ध्यान दिया होगा तो सैटेलाइट को किस तरह से लॉन्च किया जाता है, तो सैटेलाइट को हम ऐसे सीधा नहीं भेजते हैं, स्ट्रेट नहीं भेजते हैं जैसे मैंने लाइन बनाई है। हम सैटेलाइट को अगर अर्थ के इस पॉइंट से जो मैंने ब्लू क्रॉस किया है अर्थ पे, यहां से लॉन्च कर रहे हैं तो ऐसे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए भेजते हैं। अभी जो चक्कर होता है ना, ये इस तरह से होता जाता है, इस तरह से जाता है। तुमको शायद थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा मेरा चक्कर, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है मैं अलग से इसको मार्क कर दे रहा हूं। ये चीज तुमको पूछी नहीं जा सकती है, बस मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ आ जाएगा। ये ग्रीन लाइन आई बिलीव तुम लोग को दिख रही होगी। ग्रीन लाइन जो है अर्थ के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन जो हम लोग का एंड पॉइंट है यहाँ पे, ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पे आ गया है। दूसरा साइड लेकिन लोअर अर्थ ऑर्बिट पे नहीं है। अगर तुम लोग को ग्रीन लाइन और ये जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया है समझ आया है तो एक बार थम्स अप दे दो अगर डायग्राम क्लियरली दिख रहा है तो। दोनों ग्रीन लाइंस क्लियरली दिख रही है तो हम लोग उसको भेज कैसे रहे हैं? हम अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसको बाहर भेज रहे हैं इस पॉइंट तक।
ये पॉइंट जो है, तो एक साइड पे अर्थ से आप क्लोजर रख रहे हो, एक साइड पे अर्थ से आप उसको दूर भेज रहे हो। यहां पे जब हम उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट पे भेज देंगे, उसके बाद ये अर्थ के चक्कर लगाना स्टार्ट करेगा, उसके पहले ये चक्कर लगाना स्टार्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे स्पेशलिटी क्या होती है कि जब हम उसको अर्थ के चारों तरफ घुमा रहे हैं, एक रिंग अर्थ के पास रख रहे हैं, दूसरा जो साइड है वो अर्थ से दूर कर रहे हैं, इस जोन को कहा जाता है जीटीओ। ये वाले जो मैंने ब्लू डॉट्स बनाए हैं, इन डॉट्स को इस तरह से जब सैटेलाइट बाहर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीटीओ। जीटीओ का फुल फॉर्म होता है जियो साइंक्रोनस, SYNCRUS, जियो साइंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट। तो जियो साइंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इसका नाम है। नाम से ही तुमको शायद समझ आ रहा होगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है ट्रांसफर। यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट को, हमारा जो सैटेलाइट है, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। और ट्रांसफर कहाँ पे कर रहे हैं? तो हम उसको ट्रांसफर करने वाले हैं ऑन लियो। आई बिलीव तुम लोग को ये बात चमक गई होगी। हम ग्रेजुअली लियो पे पहुंचा रहे हैं, हम डायरेक्टली लियो पे नहीं पहुंचा सकते हैं। उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चक्कर लगाने जा रहा है तो उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तुम दोनों स्टेप्स को ध्यान रखो। फर्स्ट स्टेप होगा कि हम उसको जीटीओ पे प्लेस करेंगे। जीटीओ इज जियो साइंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ने एक ऑर्बिट को डेवलप किया। इसके बाद हम लोग उसको पहुंचाएंगे लियो के ऊपर, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। इन दोनों स्टेप्स का फॉलो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले जीटीओ पे जाएगा फिर लियो पे जाएगा, तुमको इस बात का भी ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार इस सवाल को भी बनाया जा सकता है एक सिचुएशन में कि लियो पे जाने के पहले किस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है कोई भी सैटेलाइट जिसको हमने अर्थ से लॉन्च किया है। तो पहले वो जीटीओ पे रिवॉल्व करेगा, उसके बाद वो जाएगा लियो पे। क्या तुम लोग को ये बात चमकी, या फिर मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को? मैं थोड़ा सा तेज जाने की कोशिश कर रहा था। लैंगेरियन पॉइंट होता है वो L1 पॉइंट, काशवी। लैंगेरियन पॉइंट पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लैंगेरियन पॉइंट इस टॉपिक्स के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंगेरियन पॉइंट इंपॉर्टेंट है तब जब तुम लोग एक मिशन पढ़ोगे, उसको कहते हैं आदित्य L1। आदित्य L1 एक मिशन है जो हम लोग करने वाले हैं, इसरो करने वाला है। ये मिशन जो है इस साल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट ईयर तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी इतना ज्यादा न्यूज में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। आदित्य L1 क्या करने वाला है? L1 में सिर्फ एल का फुल फॉर्म याद रखना। एल का फुल फॉर्म है लैंगेरियन। लैंगेरियन। लैंगेरियन पॉइंट वन। लैंगेरियन पॉइंट एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां तक अर्थ से हम लोग सन के एकदम नियरेस्ट पॉइंट पर पहुंच के उसकी फोटो लेना चाहते हैं, या उसके जो भी एक्टिविटी है, बिहेवियर है ऑफ सन, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे जाने का इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा अभी। नासा का सोलर प्रोब से आ सकता है, लेकिन नासा के मिशंस हम लोग के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्लैट एग्जाम से। मतलब क्योंकि और कोई इसरो के अलावा कोई भी स्पेस एजेंसी हम लोग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अनटिल एंड अनलेस उन लोगों ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की है इस साल में। तो जैसे एक मिशन हम लोग ने पढ़ा था, शायद तुम लोग को याद होगा, उसका नाम था NISAR। ये वाला मिशन में नासा इसरो के साथ काम कर रहा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। नासा अकेले कुछ भी करे, हमको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नासा इसरो के साथ कुछ करे, या फिर नासा कुछ बहुत बड़ा अचीव कर ले कि मून लैंडिंग कर दी, तब इंपॉर्टेंट है वो। अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि नैतिक ने बोला है लियो वाला पॉइंट। तो मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ तुम लोग के लिए। मैं सेम ही एग्जाम्पल रख रहा हूँ, एग्जाम्पल चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये अर्थ था, ये जो मैंने बड़ा गोला बनाया, ये हम लोग के लिए था लियो। लियो तक पहुंचने के रास्ते को हम लोग बोलते हैं जीटीओ। जीटीओ कैसे बनेगा? तो जीटीओ अर्थ से जब निकलेंगे तो इस तरह से ये नीचे वाला पॉइंट सेम रहेगा, और बड़ा वाला पॉइंट बड़ा होता जाएगा, और यहां से इस तरह से प्लेसमेंट होगी। यहाँ पे फाइनली लियो पे आ जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट। किसके थ्रू आएगा? तो जीटीओ के थ्रू आएगा। जीटीओ की इंपॉर्टेंस इतनी ही है। तो अभी हम लोग ने क्या किया है, जो सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसको हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ने अर्थ से लॉन्च कर दिया है और हमने उसको जीटीओ पे प्लेस कर दिया है। जीटीओ पे प्लेस करने का मतलब है कि जियो साइंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पे हम लोग उसको पहुंचा चुके हैं। वर्ड्स से ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑर्बिट का मतलब ही कि एक ट्रांसफर करने वाला ऑर्बिट है, मेन ऑर्बिट नहीं है। पाथ है, डेस्टिनेशन नहीं है जीटीओ।
इसके बाद अगली बात, क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ आज? क्योंकि मेरे पास तो 3 टॉपिक्स थे, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी करें, विदाउट एनी जोक्स, विदाउट एनी स्टोरीज, नहीं तो उसमें बहुत समय जाता है अपना। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ तक बात कर ली कि इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तुम लोगों ने शायद एक फालतू की बात बहुत अच्छी सी याद आई है, अगर तुम लोग देखना चाहो तो देख लो, मैं एकदम क्विकली बता दे रहा हूँ। एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम है मंकी मैजिक, शायद तुम लोग को पता होगा। अगर मंकी मैजिक पता है तो एक बार थम्स अप दो। मौसम अभी वो पहुंचेगा कुछ दिन में। मंकी मैजिक पे अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो उसकी जो सबसे आज तक की अमेजिंग वीडियो है वो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। मतलब अगर तुमने नहीं देखी है तो एक बार जाके देखना। उसने बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाई है कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो रहा था तो उस लॉन्च साइट पे वो गया था और उसको बाहर से उसने रिकॉर्ड किया है, चंद्रयान 3 उड़ के जा रहा है। ठीक है, तो अब एक सेकंड, किसी का कुछ मैसेज है। वाह, देवांश का बोलना है कि वो रौनक भैया से मिला है। क्रेजी भाई। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से हम लोग ने इसको लॉन्च किया है। और इसके अंदर अब जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है, जिस चीज से हम लोग ने लॉन्च किया है, जो लॉन्च व्हीकल को यूज किया गया है, इस लॉन्च व्हीकल को इंडिया में पॉपुलरली बोला जाता है, पॉपुलर नेम जो है इस लॉन्च व्हीकल का वो है बाहुबली। याद रखना, इंडिया के जितने भी हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं वो एक लॉन्च व्हीकल से किए जाते हैं, जिस लॉन्च व्हीकल का पॉपुलर नेम, ये पॉपुलर नेम है, ये मेन नेम नहीं है, साइंटिफिक नेम नहीं है, इसका पॉपुलर नेम है बाहुबली। तुमको ये नाम पूछा जा सकता है कि इंडिया में किस लॉन्च व्हीकल को कहा जाता है बाहुबली। तो बाहुबली का जो टेक्निकल नेम है दैट इज LVM-3। LVM का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इससे लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है, इसके साथ 2-3 पॉइंट्स क्यों ये तुमको पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि सारे के सारे एलवीएम जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रेस्टीज का मैटर है। एलवीएम सबसे पहले तो इंडिजीनियसली बिल्ट है। इंडिजीनियसली बिल्ट है विच मींस ये आता है अंडर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इसको 100% इंडिया में बनाया गया है और इंडियन हिस्ट्री का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्च व्हीकल है। इंडिया के पास इससे स्ट्रॉन्गर लॉन्च व्हीकल नहीं है और वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द स्पेस एजेंसीज के पास इतना स्ट्रॉन्ग लॉन्च व्हीकल नहीं है। अब एलवीएम ने जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो रिसेंटली हम लोग ने लॉन्च की है, CMS-03, ये एलवीएम का थर्ड लॉन्च था, सॉरी फिफ्थ लॉन्च था। कहां से थर्ड बोल रहा हूं, ये इनका फिफ्थ लॉन्च था। अब इस फिफ्थ लॉन्च को तो किया गया है 2025 में, लेकिन तुमको एक और बात याद रखनी है कि इसका फोर्थ लॉन्च कौन सा था, क्योंकि फोर्थ लॉन्च जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो फोर्थ लॉन्च था उसको किया गया था 2023 में। 2023 में इसी सेम लॉन्च व्हीकल को यूज किया गया था फॉर चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, तो इसके पहले एलवीएम को जहां पे यूज किया गया है दैट इज चंद्रयान 3। अब इसको हम लोग यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मिशन में, जिसमें ये लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसका फेमस नेम क्या है, तो इसका फेमस नेम है बाहुबली। इंडिजीनियसली बिल्ट है विच मींस आत्मनिर्भर भारत के अंडर में आता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेस्टीज का मैटर है कि हम लोग स्पेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनको इंडिया के अंदर खुद से डेवलप कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट याद रखना इसी से रिलेटेड, इसने रिप्लेस किसको किया है। यानी कि इंडिया के पहले 2 लॉन्च व्हीकल्स होते थे जिसमें से एक लॉन्च व्हीकल को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो इंडिया के पास जो फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है उसको कहा जाता है PSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इंडिया को जो अपने लाइटर सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होता है, जिसमें बहुत ज्यादा हमको स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा, एक और चीज याद रखना, पोलर सैटेलाइट, तुम में से कोई साइंस वाला है? साइंस वाला कोई है तो बता दो जल्दी से। आस्था है। ठीक है, जब तुम लोग साइंस पढ़ोगे अगर 11th में, दिव्यांशी भी है, तो 11th में जब हम लोग को साइंस पढ़ाया जाता है तो हम लोग को बताया जाता है कि अगर यहाँ पे अर्थ है, क्योंकि मैं भी साइंस वाला था, तो अब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए आप किसी चीज को यूज कर रहे हो।
ठीक है, यानी कि आपको अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे किसी चीज को नहीं भेजना है, उस पॉइंट पे आप यूज करते हो पीएसएलवी। यानी कि अर्थ के नियर रखने वाले हो आप अगर किसी भी चीज को, तो आपको यूज करना है पीएसएलवी। या फिर अब अगली बात आती है कि अर्थ से आपको दूर लेके जाना है, यानी कि डिस्टेंस पे लेके जाना है। तो डिस्टेंस पे ले जाने के लिए आपको पावर ज्यादा चाहिए होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होगी। तो इस ग्रेटर स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते थे पहले जीएसएलवी। जीएसएलवी का फुल फॉर्म याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है जियो साइंक्रोनस, ये एस जो है साइंक्रोनस के स्टैंड करता है, लॉन्च व्हीकल। जियो साइंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये डिस्टेंस के लिए होता था या स्ट्रेंथ के लिए होता था। अब हम लोग ने जियो साइंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के जगह पे, अच्छा ये दोनों जो थे ये इंडिजीनियसली बिल्ट नहीं थे, यानी कि पीएसएलवी आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन पीएसएलवी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, विच मींस हम लोग फॉरेन कंट्रीज से मंगाते हैं टू यूज पीएसएलवी। मल्टीपल पार्ट्स को मंगाते हैं टू यूज पीएसएलवी। जीएसएलवी जो था ये भी इंडिजीनियसली बिल्ट नहीं था, ठीक है, फॉरेन कंपोनेंट से बना हुआ था, फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। अब हम लोगों ने पीएसएलवी को रिप्लेस कर दिया है विद LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है जीएसएलवी को। पीएसएलवी एज इट इज स्टैंड कर रहा है, आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। मौसम भी साइंस का था। रिप्लेस क्यों किया? रिप्लेस करने के बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव है कि आपने, पहली चीज तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखें, बेसिक कि हम लोग ज्यादा अच्छा किसको यूज कर सकते हैं, तो इन दोनों में जब कंपैरिजन होता है ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में ये जीतता है, LVM-3 इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू जीएसएलवी। तो रिप्लेस करने का फर्स्ट राउंड तो ये हो गया। सेकेंड राउंड हो गया कि हम लोग इसके लिए, हमने जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसको खुद से डेवलप किया है, यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स को इंडिया के अंदर आपने खुद से मैन्युफैक्चर किया है, विच मींस आपको फॉरेन कंट्री पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा, और इंडिया का पैसा, इंडियन टैक्स पेयर का पैसा किसी फॉरेन कंट्री के पास नहीं जाएगा कि हमको किसी प्रोडक्ट को बाहर से मंगाना पड़ रहा है। अगर हम लोग प्रोडक्ट्स को खुद अपने कंट्री के अंदर बनाएंगे तो उसका बेनिफिट ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स प्रोड्यूस हो पाएंगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये बेसिक सा रीजन है इस चीज को करने का। नहीं, इसको हम लोग ने कंप्लीटली हटा दिया है, कंप्लीटली इसको हम लोग हटा चुके हैं जीएसएलवी को। तो जीएसएलवी अब यूज नहीं होता है। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर तुम लोग अपने डाउट्स बताना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे अपन। कहाँ गया? मैं यहाँ पे एक फ्रेश उस पर लिख दे रहा हूँ कि अब इसके बाद क्या क्या हुआ है। तो अब इसरो का आज तक का ये फर्स्ट हेवीएस्ट लॉन्च है, यानी कि आज तक इसरो ने इतना हैवी लॉन्च कभी भी नहीं किया है। टॉपिक की पूरी इंपॉर्टेंस ही यही है। दूसरी बात, किससे लॉन्च किया है? तो LVM-3 से इसको लॉन्च किया गया है। ये LVM-3 का फिफ्थ मिशन था, फिफ्थ मिशन है जिसको ऑपरेशनलाइज किया है LVM ने। अगली बात, अगली चीज है यहाँ पे कि ये किस रीजन को कवर करने वाला है, किस रीजन पे हम लोग नजर रखने वाले हैं थ्रू दिस सैटेलाइट। तो पहली बात तो ये है कि ये जो सैटेलाइट है ये एक आर्मी सैटेलाइट है। अब आर्मी सैटेलाइट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नेवी को, यानी कि इस सैटेलाइट को अब एब्सोल्युटली इंडियन नेवी यूज करने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच विंग ऑफ आर्मी इज गोइंग टू यूज CMS-03। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है कि नेवी, इंडियन नेवी इसको यूज करने वाली है, और इसको हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं, इस सैटेलाइट की जितनी भी सर्विसेज है उनको डिप्लॉय करने वाले हैं इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन रीजन, तो इंडियन ओशन रीजन के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इस सैटेलाइट को यूज करेंगे। अब इस सैटेलाइट के बेनिफिट्स क्या है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इंडिया को जिसकी वजह से हम लोग ने इसको डिप्लॉय किया है, या फिर इंडियन नेवी ने इस चीज को क्यों डिप्लॉय किया है? तो फर्स्ट पॉइंट तो है बेटर कम्युनिकेशन। बेटर कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पे कि जब हम लोग पानी में अपने नेवी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इंडिया में सिग्नल का होता है कि एक प्लेस पे बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है लेकिन दूसरी प्लेस पे सिग्नल ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन फास्टर एंड बेटर होना चाहिए। तो इंडियन नेवी के साथ, इंडियन नेवी और जो आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में बैठी हुई हैं उन दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए कि अगर कोई भी डेंजर या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत कम्युनिकेट कर पाए टू हेडक्वार्टर, जो भी आर्मी की विंग या बटालियन या नेवी की विंग एंड बटालियन स्टेशनड है इन द इंडियन ओशन रीजन। तो फर्स्ट रीजन बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है।
और ये पूरे के पूरे इंडियन ओशन के रीजन को कवर करेगी, ये किसी भी पोर्शन को छोड़ेगी नहीं। और इसके अलावा तुम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ। इसकी लाइफ जो है 15 ईयर्स की होने वाली है, यानी कि 15 साल तक इंडियन नेवी इस पर्टिकुलर सैटेलाइट सिस्टम को यूज करने वाली है। अब इसने रिप्लेस किस सैटेलाइट सिस्टम को किया है, तो इसने एक सैटेलाइट सिस्टम को रिप्लेस किया है जिसको हम लोग कहते हैं जी सैट 7 रिप्लेस किया गया है। जी सैट 7 का जो लोकल नेम है, या बोलना चाहिए पॉपुलर नेम है, दैट इज रुक्मनी। तो जी सैट 7 रुक्मनी को इसने रिप्लेस किया है। इसको डिप्लॉय किया गया था 2013 में। तो 2013 में ये इन प्ले आया था। इसको अब हम लोग ने हटा दिया है, और हमने नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए डिप्लॉय कर दिया है CMS-03 को। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ ना, मैं क्योंकि टू द पॉइंट रहने की बस कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से हो जाए। एक बार मतलब मैंने चैट बॉक्स भी देखा नहीं है, चैट बॉक्स देख ले और तुम लोग चाहो तो। ठीक है। 3-4 लोगों के तो पुराने पुराने मैसेज हैं। यहाँ पे दिव्यांशी के 3 मैसेज हैं। SSLV SSLV क्या होता है, तो एक और टाइप का लॉन्च व्हीकल होता है, उसको कहा जाता है SSLV। इस चीज़ को मेंशन किया है दिव्यांशी ने। ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल शायद अपने आप में क्लियर होगा कि ये किस चीज़ को करना चाह रहा है, कि हम छोटे साइज के सैटेलाइट्स को जब लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें हम इस लॉन्च व्हीकल को यूज करेंगे, SSLV। अब क्योंकि हम लोग 4,000 kg के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, तो SSLV को यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये छोटे सैटेलाइट्स पे सूट करता है। हाँ तनीषा। काशू, ये मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रिसेंट का नहीं है। मतलब इस तरह के जो रिसेंट होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। नैतिक, तेरह वाला क्वेश्चन भी मतलब जो जिस चीज को रिप्लेस किया है, सिर्फ हम लोग के लिए उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर डेप्थ में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम लोग ओवरली ही डेप्थ में चले गए हो भाई, कई सारे लोग तो। होगा तनीषा, होगा। तेरा आई बिलीव ओपन होगा ये वाला भी, तो उसमें देखो रिफ्लेक्ट होता जाएगा दोनों चीजें। नेक्स्ट पॉइंट मैं बस तुम लोग को बता दे रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है कि इसरो ने अभी जैसे कि नेवी के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस नेवी के सैटेलाइट को कहा गया है जी सैट। ठीक है, इसको कहा गया था GSAT-7R। ये नेवी के लिए लॉन्च किया गया है। इसी तरह से इसरो ने एक और सैटेलाइट को कुछ वक्त पहले लॉन्च किया था, और वहां पे लॉन्च किया गया था एयरफोर्स के लिए सैटेलाइट। इसका नाम है जी जी सैट 7A। ये सिर्फ एक डिफरेंस के लिए ध्यान रखना, अगर GSAT-7A लिखा हुआ है तो 7A रिप्रेजेंट करता है एयरफोर्स को, ये एयरफोर्स का है। GSAT-7R जो है ये नेवी का है। 7A और 7R का सिर्फ तुमको यही एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा नेवी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7A वाले क्वेश्चन में तुमको एयरफोर्स मार्क करना होगा, R वाले क्वेश्चन में तुमको नेवी मार्क करना होगा। रिसेंटली किसको लॉन्च किया गया है, तो रिसेंटली लॉन्च किया गया है 7R। अब तुम लोग मेरे को बता दो, 2 क्वेश्चंस क्विकली, 3 क्वेश्चंस बता दो जल्दी जल्दी आंसर में। फर्स्ट, इसरो किस ईयर में फाउंड हुआ? जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जान जाएंगे। नैतिक ने लिखा है सबसे पहले 1969। तो जिसको नहीं पता है लिख लेना 1969। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैं फिर टॉपिक रिपीट कर दूंगा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। आधे घंटे की मैंने टारगेट रखा था, आधे घंटे में करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आस्था ने सबसे, नहीं, आस्था ने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है। ये है बैंगलोर। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर जो है बैंगलोर में सिचुएटेड है। इसरो का करेंट चेयरमैन कौन है? चेयरमैन ऑफ इसरो, चेयरमैन ऑफ इसरो है डॉक्टर V नारायणन। ये नाम भी याद रखना, नारायणन।
अगर इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वीर नारायणन का नाम पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हायर होगी। अब मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने जो जितनी भी चीजें बोली थी एकदम क्विकली, ठीक है, कि तुम लोग को सारी चीजें एक पर्टिकुलर बोर्ड पे एक जगह पे सारी चीजें दिखे, कि तुम लोग के नोट्स भी इजी हो जाएं। तो अब क्या चीज हुई है, तो इसरो ने फर्स्ट हेवी लॉन्च किया है। मतलब आज तक इसरो ने हेवी लॉन्चेस नहीं किए थे। तो अभी तक अगर इसरो को कोई भी हेवी लॉन्च करना था तो कैसे करता था इसरो उस हेवी लॉन्च को? अगर इस साल के पहले 2025 के पहले इसरो को अगर कोई भी हेवी सैटेलाइट लॉन्च करना होता था, तो इसरो चला जाता था उसके लिए किसी भी फॉरेन स्पेस एजेंसी के पास, लाइक नासा, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या फिर स्पेस एक्स। तो इसरो मेनली इन लोग को यूज करता था हेवी लॉन्च के लिए। लेकिन इसरो ने सोचा कि हमको क्यों ना ट्रेंड चेंज कर दें, और इसरो ने फर्स्ट टाइम अपने हेवी लॉन्च को प्लान किया। अब इसरो ने जब अपना हेवी लॉन्च किया, तो उस हेवी लॉन्च का वेट कितना है? तो हेवी लॉन्च का वेट है 4410 kg। तुमको केजी के टर्म्स में ही याद रखना है, क्योंकि केजी के टर्म्स में ही इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। तो तुमको केजी के टर्म्स में ही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगली बात, जब इस सैटेलाइट को लॉन्च करोगे तो किसके लिए लॉन्च किया है? तो किसके लिए लॉन्च करने पे हमको आंसर मार्क करना होगा, इंडियन आर्मी के लिए किया है। आर्मी के लिए, स्पेसिफिकली नेवी के लिए किया गया है। अब नेवी इसको कैसे यूज करने वाली है? तो इसका यूज जो है वो होने वाला है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए किस रीजन में? तो इंडियन ओशन रीजन में। तो इंडियन ओशन में कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए हम लोग ने इस सैटेलाइट को डिप्लॉय किया है। अब इस सैटेलाइट ने, किस सैटेलाइट को या इसके पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? सैटेलाइट का नाम है CMS-03 स्लैश, स्लैश वाला स्लैश नहीं है, स्लैश का मतलब है यहाँ पे और, GSAT-7R। ये सैटेलाइट का नाम है जो तुमको ध्यान रखना है। अब इस सैटेलाइट ने किस दूसरे सैटेलाइट को रिप्लेस किया है, यानी कि इसके पहले इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को कौन सा सैटेलाइट हेल्प कर रहा था इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन? तो उसका नाम था रुक्मिनी। रुक्मिनी इसका पॉपुलर नेम था, जो हम लोग लेमैन यूज करते हैं। टेक्निकल नेम था इसका GSAT-7। तो GSAT-7 यूज किया जा रहा था, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। इसको डिप्लॉय किया गया था 2013 में। अब इसकी लाइफ कितनी होने वाली है CMS-03 की? तो CMS-03 की लाइफ होने वाली है 15 ईयर्स, 15 साल तक इसको हम लोग कंटिन्यूसली अब यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक जो कंफ्यूजिंग नेम है, वो कंफ्यूजिंग नेम है GSAT-7A। तो अगर तुमको पूछा जाता है GSAT-7A के टर्म्स में, तो याद रखना GSAT-7A एयर फोर्स के लिए है, वो इंडियन नेवी के लिए नहीं है। GSAT-7A को अभी लॉन्च भी नहीं किया गया है, अभी 7R को लॉन्च किया गया है। 7R रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नेवी को। अब इसको हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ पे प्लेस किया? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको लियो पे पहुंचाना। लियो तक जाने का रास्ता क्या है? तो लियो तक जाने का रास्ता होके जाता है GTO से। लियो और जीटीओ आई बिलीव क्लियर होंगे। लियो होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के बाहर एक ऐसा ऑर्बिट जहां पे ग्रेविटेशनल बिल्कुल नॉमिनल पुल रखती है। तो अर्थ के चारों तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कराना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उस तक पहुंचने के लिए जो पाथवे हम लोग यूज करते हैं उसको कहा जाता है GTO। GTO का फुल फॉर्म होता है जियो साइक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। वर्ड क्या यूज हो रहे हैं उनका ध्यान रखना। वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब ही होता है कि हम एक पाथवे को यूज कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाने के लिए जिस मोड को हम लोग ने यूज किया है उस मोड को कहा गया है यहाँ पे GTO। ये है पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट चीज यहाँ पे लॉन्च व्हीकल की, जो हम लोगों ने बहुत बड़ी बात की थी। तो लॉन्च व्हीकल जो यूज किया गया है वो है LMV लिख दिया मैंने, LVM-3। LVM-3 का जो पॉपुलर नेम है दैट इज बाहुबली। बाहुबली नाम किसने दिया है? तो इंडियन मीडिया का दिया हुआ नाम है, इस बात को भी याद रखना। इसलिए भी तुमको पूछा जा सकता है कि किसने रखा था ये नाम। मेरे को तो ऐसा लगता है कि रिपब्लिक भारत टाइप के किसी न्यूज चैनल ने रखा होगा, क्योंकि वही लोग इन सब चीजों के फैन होते हैं। तो ये सबसे की टॉपिक होने वाला है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के जितने भी टॉपिक हैं उनमें। हालांकि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ओवरऑल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हो सकता है अगर तुम्हें अगले साल एग्जाम देना पड़े तो ये टॉपिक तुम्हें काम आएगा। फिर भी कोशिश मत करना अगले साल देना पड़े, इसी साल खत्म करना, क्योंकि फालतू की चीजें होती हैं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, मेरे को तो किसी काम की नहीं लगती। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है UNF ट्रिपल सी। UNF ट्रिपल सी के बारे में मैं कुछ चीजें तुम्हें बता चुका हूँ।
फर्स्ट टॉपिक के अंदर बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में यूएनएफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सीओपी का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब इसकी जो मीटिंग हुई है इस साल 2025 में, ये है 30th मीटिंग, 2025 की मीटिंग। इस मीटिंग को हर साल कंडक्ट किया जाता है, एनुअल बेसिस पे हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। अग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो अग्रीमेंट को साइन किया गया था, या कन्वेंशन को साइन किया गया था, कन्वेंशन को साइन किया गया है 1992 में। 1994 से हम लोग ने इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सबसे पहले और सबसे बेसिक दो चीजें जो है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना। एक दो और पॉइंट्स में यहीं पे बता दे रहा हूँ जो तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है बॉन, जर्मनी में। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है बॉन भी, वैसे अगर तुम जाना चाहो कभी जीवन में। और इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बोलते हैं, सॉरी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, इनका नाम है साइमन स्टील। बेसिक बस याद रखने के लिए याद रख सकते हो, डबल एल आता है यहाँ पे। तो साइमन स्टील इनके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का नाम है। तो अब यूएनएफ ट्रिपल सी में क्या चीजें बहुत ही स्टैटिक है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जिन बहुत सारी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया गया है इस साल, बहुत सारी, मतलब थोड़ी बहुत ही बहुत सारी, तो उनको मैं एक डिफरेंट बोर्ड में तुमको प्रेजेंट करूंगा माइंड मैप के फॉर्म में। तुम वहां से नोट्स भी क्विकली बना सकते हो। उसमें से बहुत सारी चीजें काम की नहीं है, लेकिन स्टिल तुम बस बेसिक लिख लेना खुद से पॉज करके वीडियो को वहां पे। और बाकी जो काम की रहेंगे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं पे। तो सबसे पहले तो कि फैक्ट वन, कि इंडिया की तरफ से इस मीटिंग को किसने अटेंड किया है? तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस आंसर है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज होगा वही इंसान अटेंड करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको याद रखना है। तो इसके जो मिनिस्टर है इंडिया के अंदर, इनका नाम है यादव भूपेंद्र यादव ने इस मीटिंग को इस साल अटेंड किया है, नॉट मोदी जी। ठीक है। अब इस मीटिंग की इस साल की सबसे बिगेस्ट स्पेशलिटी क्या थी? सबसे एकदम जो तड़कता फड़कता क्वेश्चन आ सकता है तुमको, वो ये थी कि वर्ल्ड की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, जिसको वर्ल्ड का लीडर बनना चाहिए, वो लीडरशिप की पोजीशन को छोड़ना चाहता है। तुमने शायद कभी देखा होगा अफगानिस्तान की बैटिंग को। उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो इस तरह से वर्क, सिर्फ लड़कों से बात कर रहा हूँ पहली बात, तो मैं लड़कियों से बात नहीं कर रहा हूँ। अफगानिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो इस तरह की है कि अगर हम किसी मैच को जीत रहे हैं थ्रू बॉलिंग, तो उसमें वो हरा के दिखाते हैं खुद को। तो यूएस भी इसी तरह की हरकतें कर रहा है पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहां पे यूएस ने सीओपी की मीटिंग को अटेंड नहीं किया है। यूएस बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करता था, डेवलप्ड कंट्री है, पैसे देने में, ये करने में, वो करने में बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करता था, लेकिन श्री डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से उसने ये सब काम करना बंद कर दिया है। पहली और बिगेस्ट न्यूज तो ये हो गई। दूसरी बात, हिस्ट्री ही आज तक की ये सेकेंड बिगेस्ट गैदरिंग है। सबसे बिगेस्ट गैदरिंग मैंने आई बिलीव आप लोग को बताया था, वो थी COP 28 2023 दुबई वाली। ये सेकंड बिगेस्ट गैदरिंग है आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में एनवायरनमेंट के लिए। तो इस सेकंड बिगेस्ट गैदरिंग को अटेंड करने कौन लोग आए थे? तो टोटल 195 प्लस कंट्रीज ने, और बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारी एनवायरमेंटल बॉडीज आई थी इस मीटिंग को अटेंड करने। मीटिंग कंडक्ट कहाँ पे की गई थी? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशल। मीटिंग को अमेजोन फॉरेस्ट के बीच में एक शहर में कंडक्ट किया गया था, जिस शहर का नाम है बेलम। बेलम कहाँ पे है? तो बेलम ब्राजील में है। अच्छा, बेलम की स्पेशलिटी क्विकली, कि एक अमेजोनियन सिटी है, अमेजोनियन सिटी। देखो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छी होगी। अमेजोन फॉरेस्ट के बीच में अगर कोई चीज है तो अच्छी ही होगी, हवा साफ होगी। लेकिन बस इस जगह पे मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, इतने सारे लोगों को बुलाने के लिए, इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स को बुलाने के लिए, 195 कंट्रीज के लीडर्स आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 55,000 लोग आए थे, तो उसके लिए होटल बनाने पड़े, थोड़ा सा फॉरेस्ट काटना पड़ा, उसके बाद हाईवे बनाने के लिए फॉरेस्ट काटना पड़ा। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरनमेंट को पहले खराब करना होता है, फिर उसके बाद उसको सुधारते हैं। तो ये बिल्कुल एक प्रोसेस की तरह है, पहले मैं तोड़ूंगा फिर मैं जोड़ूंगा। और अब इसकी हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे, जो तुम्हें पूछा जा सकता है कि इस साल की मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे, कौन सा पर्सन था जो इसको लीड कर रहा था। तो नाम तो मुझे भी याद नहीं है, मैं तुम्हें अपने नोट से देख के एक बार लिख देता हूँ। इनका नाम है आंद्रे। देखो, एंड्रे भी रीड कर सकते थे, लेकिन स्पैनिश में आंद्रे बोलते हैं, ये मेरे को आता है सीरीज देख देख के। एर आन्हा, एर आन्हा। एक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम रखने की जरूरत क्या है, मैं बोलता नहीं हूँ यार। कोरिया डो लागो।
ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नाम दिखेगा उसको मान जाना वही करेक्ट है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस मीटिंग। अब इस मीटिंग के अंदर क्या डिसीजंस लिए गए, डिसीजंस के लिए मैं तुम्हें एक नया और अमेजिंग सा बोर्ड दिखाता हूँ, जिसके लिए मैंने एक एआई टूल को यूज किया है कि उस मीटिंग को समराइज कर दे, और वहीं पे तुम समझने की कोशिश करना। अगर चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक जो मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वो यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में दोबारा नहीं बता रहा हूँ। इस रिपोर्ट को कहा जाता है सेकेंड ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। ग्लोबल कूलिंग से आई बिलीव तुमको समझ आ रहा होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जीजीए से हमको बचाना है। ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली जो बात थी, ये उसी के अराउंड शायद तुमको अपने टर्म्स में दिख रहा होगा, सेकेंड ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, यानी कि हमको कूलिंग की तरफ जाना है, ठंडा करना है। तो इस रिपोर्ट में पहली और सबसे भयंकर चीज बोली गई कि जो कूलिंग की डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है बाय 3x, 3 टाइम्स बढ़ने वाली है बाय 2050। यानी कि हम कितना भी प्रोटेक्ट कर ले एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट और खराब हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग को अटेंड करने ये सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स जो है ये प्लेन में बैठ के आ रहे हैं। तो अमेजोन जो एक अच्छी जगह बची थी वहां पे भी तुम प्लेन का धुआं छोड़ के आ जाओ। अब इसके रीजंस क्या हैं, इसके कुछ रीजंस बताए गए। इसके रीजन बताया गया, फर्स्ट तो है भाई हर चीज का ठीकरा फोड़ दो पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की लोगों की नंबर्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद राइजिंग इनकम, कि लोग के पास पैसे आते हैं तो वो लोग एंजॉय करते हैं, वो भी प्लेन में घूमते हैं हम लोग की तरह। थर्ड बताया गया है कूलिंग टेक्नोलॉजी बाय लो इनकम हाउस होल्ड, यानी कि जो लो इनकम हाउस होल्ड है उसके पास वो प्रोडक्ट्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है जिससे वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सके। वो बहुत लोकल तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हायर है। एंड लास्टली एक्सट्रीम हीट इवेंट्स। अब इसके बाद दूसरी जो बात इन्होंने बोली वो और भी अमेजिंग है। दूसरी बात इन्होंने बोली एमिशन पे, कि एमिशन को तो हम लोग बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गाड़ी भी आजकल ईवी चला रहे हैं, लेकिन बाय 2050 एमिशन जो है वो आज के समय से 2x हो जाएगा। तो एमिशन कंट्रोल कैसे कर रहे हो, ये बात नहीं समझ आ रही, मतलब खुद ही में कॉन्ट्रडिक्शन है, कंफ्यूज है ये लोग। और 2x कब से हो जाएगा, तो 2022 के डेटा से 2x हो जाएगा एमिशन। अगली चीज उन्होंने बताई इसका सोल्यूशन, कि अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्व करने का जो पाथवे है वो बहुत सिंपल सा है, कि 64% एमिशन को हमें कट करना होगा। ये तो हमें भी पता था, तो इन्होंने लेकिन बस एक फिगर दे दिया, 64% अगर हम लोग एमिशन को कट डाउन कर देंगे तो हम आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इसके लिए हमें एक और चीज करना चाहिए, दैट इज रैपिड डीकार्बनाइजेशन, यानी कि कार्बन एमिशन जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज कार्बन एमिट कर रही हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए, उनमें डीकार्बनाइजेशन के प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए। या फिर हमें उन्हें जो भी टॉक्सिन्स को वो रिलीज कर रहे हैं या जो भी केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं अपने पावर प्लांट से या प्लांट से, उस प्लांट से जब वो चीज रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में तो वो ट्रीटेड ट्रीटेड मैनर में हो, या तो वो रिलीज ही ना हो, इस तरह के सोर्स पे चले जाओ, इस तरह के पावर के सोर्स पे चले जाओ। अब हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बोर्ड जो तुम्हें इजीली बहुत सारी दूसरी रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन कर देगा। तो फर्स्ट रिपोर्ट तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन हालांकि मैं ये फिर से तुम्हें दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट बताया गया है प्रोजेक्ट हिट कूलिंग डिमांड ट्रिपल बाई 2050। एमिशन एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ कुछ 2-3 पॉइंट्स बता दिए हैं। 64% कट करना है, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया था, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। दूसरी बात, सेकंड रिपोर्ट जो रिलीज की गई है दैट इज ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, यानी कि मीथेन के एमिटर्स कौन कौन है। पहली बात याद रखना कि सबसे हार्मफुल गैस जो है दैट इज CO2। CO2 के बाद सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाली जो गैस है दैट इज मीथेन। मीथेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है आज के वक्त पे संसार के लिए, तो मीथेन भी हमें सॉल्व करना होगा। अब मीथेन के टॉप एमिटर कौन है, सबसे ज्यादा एमिट कौन कर रहा है मीथेन को, तो 1 2 3 लिखे हुए हैं। वन इज वेरी ऑब्वियस, चाइना, इंडस्ट्रीज जहां पे होंगी वहां पे मीथेन होगा। सेकेंड यूएस, थर्ड इंडिया, इंडिया यहाँ पे जीत रहा है क्योंकि खराब चीज है। इसके बाद इंडिया मीथेन एमिशन कितना इंडिया कर रहा है, तो ग्लोबल टोटल 9%, मतलब दुनिया में 100% अगर मीथेन एमिट हो रही है तो 9% ओनली इंडिया कर रहा है, विच इज द थर्ड बिगेस्ट एमिटर, नॉट द फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेस्ट एमिटर। इसके बाद अब मीथेन एमिट क्यों हो रही है, तो मीथेन एमिट होने का सबसे बड़ा रीजन है फार्मर्स। बहुत सारे फार्म चेंजेस करने की हमको इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट है, तुम्हें शायद पता होगा स्टबल फार्मिंग इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है।
जो बहुत ही बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है फॉर डेली प्रॉब्लम। तो यही सारे रीजंस है। ये हम लोग की फर्स्ट चीज हो गई, फर्स्ट रिपोर्ट हो गई। इसके बियॉन्ड जो तुम्हें पता होनी चाहिए कूलिंग के, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम है, इसलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। थर्ड है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। मैं चाहूंगा तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो इन चीजों का, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी से है और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हो गया इंडेक्स पब्लिशर, किसने पब्लिश किया है, तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सेकंड तुम्हें पूछा जा सकता है इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक लास्ट ईयर क्या थी, तो इंडिया की रैंक लास्ट ईयर 10 थी और इंडिया की रैंक इस साल 23rd हो गई है, विच इज अ बिग ड्रॉप। इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे एग्जाम में। बेस्ट रैंक किसकी है, तो ये आई बिलीव तुम्हें दिख रहा होगा। लोएस्ट किसकी है, लोएस्ट भी तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ये इजी सी रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेट चेंज किन देशों में हो रहा है, कितना पेस पे हो रहा है, सिर्फ उस चीज को बताया गया है। नेक्स्ट, MHEWS रिपोर्ट। अगेन मैं चाहूंगा सिर्फ तुम स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे जो SIDS लिखा हुआ है, SIDS का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, यानी कि छोटे छोटे आइलैंड्स जस्ट लाइक श्रीलंका, जो डेवलप करना चाहते हैं या डेवलप कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को साइज में बड़ा कर रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो ये आइलैंड कंट्रीज ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगी, और एक अमीर आइलैंड है या अमीर बन रहे हैं ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल सिंगापुर है। सिंगापुर इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, छोटा सा ही है लेकिन डेवलप्ड है। तो अब सिंगापुर जो एक आइलैंड कंट्री है, डेवलप्ड है, अगर वो डूब जाएगा तो यार अमीर लोग मर जाएंगे। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। देखो, जस्टिस किसको मिलती है, जस्टिस अमीर आदमी को मिलती है। अब यहाँ पे जस्टिस लेना चाहता है डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो लोग अमीर बनने वाले हैं, तो उनको जस्टिस मिलनी चाहिए। इसके बाद जल्दी से मैं बस इसको बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ही चल लेंगे। उसके बाद है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, फोकस यहाँ पे बताया हुआ है, इंडिया की रैंक बता दी है, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट बता दिया है, बहुत ज्यादा काम की नहीं है इंडेक्स, इसलिए अपन इस पे नहीं जा रहे हैं। उसके बाद है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट। तो इस साल को, इस डेकेड को बाय द वे बताया गया है कि सबसे गर्म डेकेड रहा है। 2015 से लेकर 2025 तक का ये जो पूरा फेज था, ये अर्थ के लिए सबसे हॉटेस्ट ईयर्स रहे हैं, सबसे वार्मेस्ट ईयर्स रहे हैं। इससे ज्यादा गर्मी पहले कभी देखने नहीं मिली। और इसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन को बताया गया है। तो ठीक है, ये सब बातें मैं बस इसलिए कराना चाहता था इस चीज को, ये तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम तुम्हें इन्वेस्ट ना करना पड़े इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। क्योंकि इस टॉपिक से, इन रिपोर्ट्स से, फर्स्ट रिपोर्ट को अगर छोड़ दो तो बाकी 5 रिपोर्ट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। नोट्स, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फुल फॉर्म बस मैं रीड कर दे रहा हूँ तुम लोग के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव मिनिस्टर हैं इंडिया के फॉरेस्ट क्लाइमेट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के। इस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली, अभी से कुछ दिन पहले, डिक्लेयर किया है कि बिहार में एक न्यू रामसार साइट है। एक न्यू साइट है जिसको डिक्लेयर किया गया है एज रामसार साइट। इस साइट को कहा जाता है, इस साइट का नाम दिया गया है गोगा बील। गोगा बील। तो गोगाबील लेक नाम की एक साइट है जिसको डिक्लेयर किया गया है एज न्यू रामसार साइट इन बिहार। गोगाबील अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रही है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, और गोगाबील जो है ये सिचुएटेड है कटिहार डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में। तो एक्चुअली ये लोकेटेड है कटिहार में। साइट का नाम है गोगाबील। गोगाबील है इंडिया की एक नई रामसार साइट। गोगाबील अब जो है, ये इंडिया की 94th रामसार साइट है। अब जैसे ही ये साइट ऐड होती है इंडिया की रामसार लिस्ट में, रामसार क्या है, क्यों है, कैसा है, उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो इंडिया, वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं वो है यूके में। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं मेक्सिको में। यूके में टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं 176, मेक्सिको में है 144। अब इसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट रामसार साइट्स हैं वर्ल्ड में, वो है इंडिया में। तो इंडिया में टोटल 94 रामसार साइट्स हैं। और 94th रामसार साइट जो है वो है गोगाबील लेक। गोगाबील लेक कहाँ है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में। अगली बात आती है कि रामसार साइट होता क्या है। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम लोग के डाउट्स देख ले रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का डाउट है अलग अलग। आमिर का बोलना है वाइट बोर्ड अच्छा लगता है। नैतिक का बोलना है भूपेंद्र यादव। अपर्णा का बोलना है वेटलैंड्स। ईष्णा का बोलना है भूपेंद्र यादव।
वंशिका को बोलना है, रिपोर्ट पे ही है वंशिका तो। सेकंड है मेक्सिको, काशवी का लिखना है। हाँ, काशवी मैंने सेकंड मेक्सिको ही लिखा है यहाँ पे, 144। हाँ, हाईएस्ट है यूके में, सेकंड हाईएस्ट है मेक्सिको में, थर्ड हाईएस्ट रामसार साइट्स है इंडिया में। तो इंडिया के टर्म्स में तुमको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज कि एशिया में किस कंट्री के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं। तो एशिया में हाईएस्ट रामसार साइट्स हैं इंडिया में। अब रामसार साइट होता क्या है? तो रामसार साइट को तुमको बस एक बेसिक, एक जगह पे, जैसे मान लो ये एक शहर है, जो मैंने एक बॉक्स बनाया है, ये मान लेते हैं हम लोग एक सिटी है, सिटी कोई भी मान लो, दुनिया की कोई भी सिटी है, इंडिया की कोई भी सिटी, या फिर कतिहार है, कतिहार जहाँ पे गोगाबील है। तुम लोग को ये पता है कि ऑक्स बाव शेप क्या होता है? अगर पता है तो थम्स अप दो ना एक बार, ऑक्स बाव शेप। तो वो भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ना, काम बच जाएगा और मतलब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, काफी सारे लोगों को पता है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं ये जो मैंने डब्बा बनाया है यहाँ पे, ये कटिहार है। अब कटिहार के अंदर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेक है इस तरह का। अभी जो लेक है, ये दो तरीके का हो सकता है, कोई भी लेक दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट तरीके का लेक हो सकता है कि वो एक नेचुरल लेक है, लेक है या फिर कोई भी वाटर बॉडी है। ये वाटर बॉडी है, और ये वाटर बॉडी या तो नेचुरल हो सकती है या तो आर्टिफिशियल हो सकती है। अब इस वाटर बॉडी के वजह से इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, इस पूरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी स्लैश इकोलॉजी, इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा, इकोलॉजी का मतलब होता है ओवरऑल एनवायरनमेंट। अब ओवरऑल एनवायरनमेंट और वहां के लोगों का सस्टेनेंस, सस्टेनेंस जो है वो इकोनॉमी से आता है। तो वहां के लोगों का सस्टेनेंस इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी के बिना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये जो वाटर बॉडी है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वाटर बॉडी को एक सेकंड नेम से रेफर किया जाता है, इसको बोला जाता है वेटलैंड। इसका सेकंड नेम जो रेफर किया जाता है वो है वेटलैंड। वेटलैंड शायद तुमको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट वर्ड यूज किया गया है, वेट मींस गीला, और लैंड यानी कि एक जमीन जो गीली है उसको कहा गया है वेटलैंड। तो अभी वेटलैंड जो है नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। शायद तुम लोग ने एक केस पढ़ा होगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो वर्ल्ड का फर्स्ट केस था, बताओ नाम क्या था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस का? सबसे इंपॉर्टेंट केस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। हाँ नैतिक, उस पे आ रहा हूँ मैं। थोड़ा सा आगे है तू मुझसे, मतलब तेरा सवाल थोड़ा सा आगे है मुझसे। काशवी ने बताया यहाँ पे रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या होता है, वो जो पर्सन रहता है वो एक आर्टिफिशियल रेजर्वॉयर बनाता है। रेजर्वॉयर अगर कहीं पे भी वर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाना पानी को स्टोर करने के लिए एक आर्टिफिशियल प्लेस को बनाया गया है। अब इसी तरह से अगर हम लोग ने कहीं पे भी कोई भी आर्टिफिशियल प्लेस बनाई, और ये जो आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है ये रिस्पॉन्सिबल है इस एरिया के इकोलॉजी या इकोनॉमी के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो वेटलैंड है इसको हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। और इस तरह के जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेटलैंड्स होंगे ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उतना ज्यादा बेहतर होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस को जब हम लोग देख रहे हैं तो इसको हम लोग देख रहे हैं इकोलॉजी के टर्म्स में भी और इकोनॉमी के टर्म्स में भी। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वो मेनली कंसर्न करती है ह्यूमंस से, क्योंकि जानवर तो पैसे कमाते नहीं है। तुम लोग को ये पता है ना, जानवर जो होते हैं वो प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब मेरा जो डॉग है वो लॉ की नजरों में एक प्रॉपर्टी है, वो एक जीव जंतु नहीं है। क्या ये बात पता है तुम लोगों को? देखो मैं बात नहीं करूंगा उस पर, मैं बस इतना ही बोल के छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर मैं बताने लगता हूँ तो बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो डॉग कैट जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी होती हैं, याद रखना इस बात को भी। तुम्हारे घर में जो घास लगी हुई है, तुम्हारा जो पेड़ है, वो सारी की सारी चीजें प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इकोलॉजी का मतलब होता है कोई भी प्लांट्स स्लैश एनिमल्स।
तो अब ये जो पर्टिकुलर लेक है, ये इनमें से किसी के भी काम आ रहा है, या तो इंसानों के काम आ रहा है, इंसानों के लाइफ के काम आ रहा है, इकोनॉमी के काम आ रहा है, या फिर इंसान के अलावा किसी भी प्लांट या एनिमल के काम आ रहा है। तो अब हमारे लिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल लेक। तो इस तरह के जो भी लेक्स होते हैं उनको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं एज रामसार लेक्स या रामसार साइट्स या वेटलैंड्स। तो इनको ओरिजिनली वेटलैंड्स बोला जाता था। तो इसके लिए हुआ क्या था हिस्टोरिकली, यूनेस्को को लगा कि इस तरह की जितनी भी वर्ल्ड में साइट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इन इंपॉर्टेंट साइट्स को सबसे पहले तो हमको लोकेट करना चाहिए अलग अलग कंट्रीज के अंदर। ये यूनेस्को का आइडिया था। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसने मीटिंग को बुलाया। इन्होंने सोचा कि हमको साइट्स को लोकेट करना चाहिए, लेकिन अगर हमको इस तरह की साइट्स को लोकेट करना चाहिए तो वहां पे हमको हेल्प चाहिए होगी सारे के सारे देशों की। कि अगर कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारा मिशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हमको सारी कंट्रीज की एक मीटिंग बुलानी चाहिए, और इस मीटिंग के अंदर हमको एक अग्रीमेंट साइन करना चाहिए कि हम, यानी कि यूनेस्को तुमको पैसे देगा टू प्रोटेक्ट दीज वेटलैंड्स। ठीक है। तो कंट्री का इंटरेस्ट क्या रहेगा कि देश बचाने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उस देश को पैसा मिल रहा है टू प्रोटेक्ट इट्स ओन प्रॉपर्टी। यानी कि मेरे घर में खाना बने उसके लिए तुम मुझे पैसे दे रहे हो, तब तो मैं इंटरेस्टेड हूं ना अपने घर में खाना बनाने के लिए। तो इसी तरह का कुछ सिस्टम इन्होंने बनाने का प्लान किया, क्योंकि यूनेस्को इंटरेस्टेड था इन साइट्स को प्रोटेक्ट करने में। तो इन्होंने सारी कंट्रीज की एक मीटिंग को कॉल करने का प्लान किया। अब इस मीटिंग को कॉल किया गया ईरान में। ईरान उस वक्त पे यूएस का और यूरोप का बहुत अच्छा फ्रेंड होता था, क्योंकि ईरान को रूल करता था एक बंदा, इसका नाम था शाह रजा पहलवी। शाह रजा पहलवी नाम का एक बंदा था। ये ईरान को रूल करता था। तो ईरान का एक शहर था, इस शहर का नाम है रामसार। तो रामसार में इस मीटिंग को बुलाया गया। मीटिंग को किस ईयर में बुलाया गया? तो 1971 में इस मीटिंग को कॉल किया गया। तो मीटिंग में सारी की सारी कंट्रीज आई। सारी की सारी कंट्रीज ने साइन कर दिया, जो भी कंट्रीज ने इस मीटिंग को अटेंड किया, रामसार अग्रीमेंट को। तो अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट साइन हुआ उस अग्रीमेंट को कहा जाता है रामसार कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब भी वही होता है, अग्रीमेंट या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट। तो कन्वेंशन एक बेटर टर्म है, क्योंकि कन्वेंशन इज क्लोजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और अग्रीमेंट जो होता है वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो हमको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना है इन कंपैरिजन टू एन अग्रीमेंट, कि हमने अगर तुमको पैसा दिया है तो तुमको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस इंटेंशन से इस कन्वेंशन को साइन कर लिया गया। तुमको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रामसार कन्वेंशन को कहाँ पे साइन किया गया, तो तुमको ध्यान रखना है सिटी का नाम है रामसार, ईरान में साइन किया गया इस कन्वेंशन को। किस ईयर में साइन किया गया? तो 1971 में रामसार कन्वेंशन साइन हुआ। अब रामसार कन्वेंशन में जो कंट्रीज आई थी वो क्यों आई थी, किस चीज को लोकेट कर रही थी? तो ये वेटलैंड्स को लोकेट कर रहे थे, कि वर्ल्ड में कौन से इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। 1971 में अग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन अग्रीमेंट इन फोर्स आया, यानी कि अग्रीमेंट को इन प्ले लेके आए, इम्प्लीमेंट किए इन द ईयर 1975। कि 1975 तक हम कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को लोकेट कर लें और 1975 से हम उनकी प्रोटेक्शन को स्टार्ट कर दें। तो प्रोटेक्शन को करना स्टार्ट किया गया है 1975 से। अब इंडिया ने इसको कब साइन किया, हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने इसको साइन किया है ईयर 1982 में। तो तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि इंडिया ने साइन कब किया है रामसार कन्वेंशन या रामसार अग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आमिर ने लिख भी दी है अपनी बात। इंडिया साइंड इन 1982। काशवी ने लिखा है 1 फेब 1982। 1 फेब 1982 में इंडिया ने साइन कर लिया। अब मैं तुमको एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं ना, जिसका मेरे को पता है तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा 100%, इसलिए गूगल मत करना, ज्यादा बेहतर रहेगा। बताओ इंडिया का फर्स्ट रामसार साइट कौन सा था? इंडियाज फर्स्ट रामसार साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रामसार से रिलेटेड। उत्कर्ष ने सबसे पहले बताया है, उसके बाद लिखा है काशवी ने। इस जगह को कहा जाता है चिल्का लेक। नैतिक ने नहीं लिखा है सही।
आस्था ने लिखा है चिल्का लेक, ईशना ने लिखा है चिल्का लेक। ठीक है, ठीक है। तो जब इंडिया ने 1982 में रामसर कन्वेंशन साइन किया तो इनका फर्स्ट साइट जो थी वो थी चिल्का लेक। इसके साथ ही लेकिन एक और बात याद रखना, चिल्का लेक अकेले साइट नहीं थी। इंडिया की एक साथ दो साइट्स थी। चिल्का लेक पॉपुलर साइट है इसलिए लोग जानते हैं। इसको कहा जाता है केलियो कियोलादेओ किलियादेव नेशनल पार्क। ये सिचुएटेड है राजस्थान में। तो राजस्थान में एक बर्ड सैंचुरी है। इसको भी साथ में डिक्लेयर किया गया था एज रामसार साइट। तो इंडिया में एक साथ दो रामसार साइट्स आई थी और दोनों रामसार साइट्स का तुमको नाम पता होना चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों रामसार साइट्स एक साथ इंपॉर्टेंस रखते हैं और एक साथ पूछे जाते हैं। अब जो मैं मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो यहीं पे था। एक सेकेंड, कुछ कुछ लिखा हुआ है राजस्थान का है। ठीक है, आस्था ने लिखा है। काशवी ने सही लिखा था। काशवी ने दोनों बताए थे, बाकी सबने चिल्का लेक बोला था। अच्छा, चिल्का लेक जो है ये तो मैंने तुमको बता दिया कि बर्ड सेंचुरी है। इस बात का भी ध्यान रखना, यहाँ पे बर्ड्स है, मेनली बर्ड से कंसर्न करता है। और ये एक ब्राकिश लेक है। ब्राकिश लेक का मतलब होता है खारा पानी वाला लेक। जैसे कि समुद्र का पानी खारा होता है, इसी तरह से कुछ लेक्स होते हैं जिनका पानी खारा होता है, उनको कहा जाता है ब्राकिश लेक। ब्राकिश लेक की जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा होती है। क्रिटिकल मिनरल्स वाला हम लोग ने शायद मिशन पढ़ा है। मैं दो अलग अलग टॉपिक्स को रिलेट कर रहा हूँ। क्रिटिकल मिनरल्स में स्पेसिफिकली लिथियम उन्हीं एरियाज से निकलता है जहाँ पे ब्राकिश लेक होता है या फिर खारा पानी होता है। जहाँ खारा पानी मिलेगा वहां पे लिथियम मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन को, इस कनेक्शन को ध्यान रखना। ठीक है, 1982 में इंडिया ने अग्रीमेंट को साइन किया। इंडिया की फर्स्ट दो रामसार साइट्स हो गई। अब मेरे को बताओ ये दोनों रामसार साइट किस ईयर में बनी? क्विक आंसर। यही मेन क्वेश्चन है, किस ईयर में इनको डिक्लेयर किया गया रामसार साइट? जल्दी बताओ। काफी सारे लोगों को पता है यार। सही आंसर है। ईशना का सही है, आमिर का गलत है। आमिर ने लॉजिक लगाया है क्योंकि। काशवी का सही है, मौसम का सही है। तो इंडिया के फर्स्ट रामसार साइट जो मिली वो है 1981। अगर तुमको क्लैट क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो इन दोनों बातों को वो साथ में लिखेगा कि 1982 में अग्रीमेंट को साइन किया गया। लेकिन ऑपोजिट आंसर याद रखना कि 1981 में इंडिया को इंडिया की फर्स्ट रामसार साइट मिल गई। ये हुआ कैसे था इस बात का भी ध्यान रखना। मैं एकदम को एक स्टोरी बता दे रहा हूं तुमको। क्योंकि इंडिया से रामसार कन्वेंशन साइन कराने में इंटरेस्टेड था यूनेस्को। तो यूनेस्को ने यहाँ पे स्मार्ट प्ले किया। यूनेस्को ने क्या किया, इन दोनों जगहों को डिक्लेयर कर दिया एज रामसार साइट्स। 1981 में इन दोनों साइट्स को डिक्लेयर कर दिया गया रामसार साइट। इन्होंने खुद से कर दिया डिक्लेयर कि ये दोनों को हम फंड करना चाहते हैं। तो अब ऐसा होता है ना कि अगर पैसा आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, जो इंडिया की बहुत ही कॉमन कहावत है, तो रोकना क्यों है, लक्ष्मी को आने दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लगा कि भाई लक्ष्मी को हम आने से रोक क्यों रहे हैं। 1982 में इंडिया ने अल्टीमेटली साइन कर दिया रामसार कन्वेंशन को। लेकिन पैसा आया कब? तो पैसा 1982 में ही आया। लेकिन उस पैसे की डिक्लेरेशन कर दी गई 1981 में क्योंकि यूनेस्को इंटरेस्टेड था इंडिया को इस डील के अंदर लेने में। तो इस डील में इस तरह से इंडिया को इंडक्ट किया गया। आई बिलीव तुम लोग को समझ गया होगा, छोटा सा पॉइंट था और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा ऑपोजिट है। मैं नेक्स्ट रामसार की तुमको डेवलपमेंट बता दे रहा हूँ। एक और ईयर तुमको पता होना चाहिए रामसार से रिलेटेड। ये है ईयर 1990। 1990 में जितनी भी रामसार साइट्स थी उन रामसार साइट्स पे क्या अपडेट हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है, किस रामसार साइट को हमने कितना पैसा दिया है, इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए एक रिकॉर्ड को रेडी किया गया था। इस रिकॉर्ड की बुक को कहा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स जो है इनको बनाया गया है 1990 में। इसके साथ ही मेरे को बताओ रामसार का ऑफिस कहाँ पे है, रामसार कहाँ से डील करता है? अच्छा, उसके पहले बताओ मेरे को यूनेस्को कहाँ पे है, क्योंकि यूनेस्को ही कर रहा है ना इसको। तो यूनेस्को कहाँ पे है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? ईशना ने बताया सबसे पहले यूनेस्को है पेरिस। रामसार कहाँ पे है, रामसार का ऑफिस?
देखो, साइन किसने किया है एग्रीमेंट? साइन अग्रीमेंट किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को ने ही मीटिंग को बुलाया है। नैतिक का बोलना है ईरान। ईरान में एग्रीमेंट साइन हुआ है। याद रखना, रामसार का जो ऑफिस है ये सिचुएटेड है एक प्लेस पे, उसको कहा जाता है ग्लैंड। ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड ग्लैंड में रामसार का ऑफिस है। रामसार के ऑफिस के साथ एक और चीज याद रखना, रामसार अपने ऑफिस को शेयर करता है विद IUCN। तुम लोगों को अगर ध्यान होगा तो मैंने IUCN नाम का भी एक टॉपिक पढ़ाया था आज से 1 महीने पहले। IUCN जो था इसका, याद है? IUCN नाम का एक इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और ये दोनों अपने ऑफिस को शेयर करते हैं। मतलब 50% ऑफिस इनका, 50% ऑफिस इनका, एक ही ऑफिस के अंदर है दोनों की दोनों चीजें। IUCN का फुल फॉर्म होता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग बेसिक लिख लेना और रिकॉर्डिंग्स में देख लेना, क्योंकि तुमको मिल जाएगा वहां पे। ये बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक था, शायद तुम लोग को याद होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर साथ में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। 1 मिनट में देख ले रहा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिखा है ईशना ने, काशवी ने। लिखा है पेरिस। तो याद रखना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनके साथ ये ऑफिस को शेयर करते हैं, यानी कि शेयर्ड ऑफिस स्पेस है इन दोनों का। अब आते हैं हम लोग वापस अपने गोगा बील पे, और गोगा बील को कंप्लीट करते हैं और चलते हैं टाटा बाय बाय बोल के। काफी ज्यादा समय पे हैं अभी हम लोग, क्योंकि तेज करने के चक्कर में हम लोग ने ज्यादा समय खराब नहीं किया। तो जो गोगाबील लेक है, इसके साथ फर्स्ट फैक्ट जो तुमको याद रखना चाहिए कि ये ऑक्स बाव शेप का है। ऑक्स बाव शेप जो होता है वो एक रिवर का शेप होता है। रिवर अगर इस तरह से जाए तो, ये है रिवर। इसको कहा जाता है, ये जो पूरा का पूरा मैं ब्लू कलर का फेस कर रहा हूँ, ये होता है ऑक्स बाव शेप। ठीक है। तो इस मतलब बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना है, क्या मैं तुम लोग को फोटो दिखाऊं क्विकली? नहीं नहीं नहीं, COP15 नहीं करनी है। मैं ऑक्सबाव शेप तुमको दिखा दे रहा हूँ एक फोटो के थ्रू। तो ये दिख रहा होगा तुम लोग को, मैंने अपने वाले गंदे वाले के ऊपर पेस्ट कर दिया है ऑक्सबाव शेप, जो रियल गोगा बील की फोटो है। आई बिलीव दिख रही होगी तुम लोग को कि ये बहुत ही मेजर टर्न आता है इस रिवर पे। तो इसको कहा जाता है ऑक्सबाव शेप। तो ये जो हम लोग का गोगा बील लेक है, ये ऑक्सबाव रिवर से बना है। अच्छा, अब दूसरी बात जो इसके साथ तुमको बतानी चाहिए कि कौन सी रिवर्स हैं जो इसको बना रही हैं। यहाँ पे 2 रिवर्स हैं जिनके संगम से ये गोगा बील लेक बनता है, यानी कि 2 रिवर्स से इसके अंदर पानी आता है। इसके अंदर पहले तो नॉर्दर्न रिवर कौन सी है जो इसको हेल्प करती है सस्टेनेंस में? तो फर्स्ट है महानंदा। महानंदा एंड कांकर। महानंदा एंड कांघर रिवर इसको नॉर्थ से सपोर्ट करती हैं, और साउथ से इसको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम गंगा, जिसकी वजह से ये फाइनली फॉर्म होता है ऑक्सबाव शेप में। और किस प्लेस पे होता है? तो कटिहार बिहार में होती है ये चीज। लास्ट बात इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को बंद कर देंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स किस स्टेट में है? जल्दी से बताओ तुम लोग। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स किस स्टेट में है? हाईएस्ट। तीसरा का आंसर गलत है। नैतिक का सही है। हाँ था। सही पकड़े हो। पर काफी सारे लोगों ने सही आंसर दे दिया है। तो हाईएस्ट है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 20 है। उत्तर प्रदेश में 10 हैं। अब तुमको इन दोनों के अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स इंडिया में किस स्टेट में है? तो थर्ड हाईएस्ट जो है वो बिहार में है, 6। ये सारे के सारे टोटल मिला के हो जाते हैं 94। तो इंडिया के अंदर टोटल 94 रामसार साइट्स हैं एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नवंबर 2025। तुम्हारे पास ये फिगर होना चाहिए, तुमको इस फिगर को अच्छे से ध्यान रखना है।
आई बिलीव बहुत ज़्यादा आसान सा टॉपिक था, इसमें तुमको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत लगेगी नहीं। तो इतने में तो काम हो ही जाएगा। रामसार के अगर मेंबर कंट्रीज लिखने में कुछ बेसिक ऐसी फैक्ट्स बता दे रहा हूँ जो मेरे पास है। तो रामसार के मेंबर कंट्रीज हैं 172। मेंबर स्टेट्स, मेंबर कंट्रीज 172 हैं। और वर्ल्ड का बिगेस्ट रामसार साइट कहाँ पे है, जल्दी से बताओ, तुम लोग की चांस। बिगेस्ट रामसार साइट को क्या कहा जाता है और कहाँ पे है? प्लेस एंड नेम। नहीं काशवी। वर्ल्ड का बिगेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट। वर्ल्ड्स बिगेस्ट। अपर्णा ने सही लिखा है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट रामसार साइट का नाम है पैंटानल। और पैंटानल सिचुएटेड है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका पैंटानल वर्ल्ड का बिगेस्ट रामसार साइट है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे हम लोगों ने बात कर ली। लास्ट फैक्ट इसके बाद, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, क्योंकि वेटलैंड्स कन्वेंशन इस पर्टिकुलर डे पे साइन हुआ था 1971। तो इसलिए हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपर्णा ने पहले ही लिख दिया था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी। कोई ना काशवी। Last topic for this session is 37th session of International Coordination Council of UNESCO's Man and Biospheres Program। इतना बड़ा नाम है बस टॉपिक का। ठीक है। तो अब इसकी एक मीटिंग की गई है 37th टाइम। कहाँ पे की गई है? इसको कंडक्ट किया गया है हांगजाओ, चाइना में। ये यू लिखा है मैंने लास्ट में, ये हैंगजाओ है। हैंगजाओ चाइना में इस साल 2025 की मीटिंग को कंडक्ट किया गया है। मीटिंग के अंदर क्या सारी चीजें हुई हैं उसका हम लोग 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं। और ये मीटिंग की इंपॉर्टेंस भी तुमको उसी बात से समझ आ जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और मीटिंग को कंडक्ट किया गया है जिसका नाम है 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व्स। आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि इस मीटिंग को कहाँ पे कंडक्ट किया गया। तो अलोंग साइड 37th सेशन के किया गया है ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर्स प्रोग्राम। अब ये जो मीटिंग है इसको प्रिंसिपली कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है। और इसको फाउंड किया गया था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है पेरिस में। इसके साथ ही ये लोग बहुत सारे अलग अलग चीजों को करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। फॉर एग्जांपल रामसार जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो भी रिलेटेड है टू यूनेस्को। रामसार आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि न्यू रामसार साइट्स को डिक्लेयर किया गया है इंडिया के अंदर। अब हम लोग का टॉपिक आ जाता है वापस जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है उस पे। तो इस बार की मीटिंग में 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स को लोकेट किया गया है और उनको डेडिकेटेडली बोला गया है इन पर्टिकुलर एरियाज को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एज आर बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड साइट होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है जिसको हमने बोल दिया इंटरनेशनली डेडिकेटेड साइट। और इस साइट, ये जो पूरी की पूरी साइट होगी, इसको एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनेस्को ने ले ली। और यूनेस्को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लेगा। लेकिन वो सारे का सारे स्टेप्स जो होंगे वो उस देश की गवर्नमेंट के साथ लेगा। फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को ने इसके प्रोटेक्शन के लिए, इन साइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हर साल कुछ अमाउंट ऑफ मनी को भेजेगा कि तुम इन पर्टिकुलर जगहों को बचा करके प्रोटेक्ट करके रखे रहो। और ये जो साइट्स होंगी ये अपने आप में बहुत ही बिग पीस ऑफ लैंड होगा। अभी जो पीस ऑफ लैंड है ये किस तरीके का हो सकता है? नंबर वन, इसका टाइप हो सकता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब बेसिक जो जमीन होती है उस तरीके का हो सकता है। सेकेंडली ये हो सकता है कोस्टल। एंड थर्डली ये हो सकता है मरीन।
देखो, कोस्टल जो एरिया होता है वहां पे जमीन और पानी एक साथ होते हैं, मरीन में एब्सोल्युटली पानी होता है, टेरेस्ट्रियल में एब्सोल्युटली जमीन होती है। तो इन तीनों तरह की जगहों को, बिग साइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब इनमें हम इन एरियाज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं हम इन पर्टिकुलर साइट्स का। अब जब इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों को आप इंटीग्रेट करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उनको एक तरीके से ट्रेन करोगे, उनको एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करोगे कि ये पर्टिकुलर साइट ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। अब इस तरह की जो भी साइट्स होती है, उन साइट्स को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अब इसका सबसे पहले आता है एक कोर जोन, इसको कहा जाएगा कोर। अब ये जो कोर है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यही सबसे प्राइम एरिया है जिसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसको हमको बचाना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट जोन हो जाता है उसको हम लोग रेफर करते हैं एज द कोर। सेकंड, जैसे अर्थ का भी कोर होता है, अर्थ के सेंटर पोर्शन को हम लोग कोर बोलते हैं। इसके बाद इसका एक बाहर का जोन आता है, इस एरिया को रेफर किया जाता है एज बफर। एंड इसके बाद एक थर्ड लेयर होती है जिसको कहा जाता है ट्रांजिशन। अब इन तीनों को किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया ट्रांजिशन। तो ये जो कोर एरिया है इसको हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। इसके बाद जो बफर जोन है, बफर जोन में हम लोग का इंटेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले। तो इसके बाद इस जोन से हम लोग मॉनिटर करना चाहते हैं कोर जोन पे क्या हो रहा है। कोर जोन पे हम लोग मॉनिटर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग ने किया है बफर जोन पे। इसके बाद थर्डली आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एरिया को हम लोग यूज करते हैं फॉर लॉजिस्टिक्स, कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सारे सामान की, क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या हाईवेज की जरूरत होगी, उन सारी चीजों को अरेंज किया जाता है इन द ट्रांजिशन जोन। तो इस तरह से इन तीनों जोन्स को बनाया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कोर हो गया, सेकंड बफर हो गया, एंड थर्ड हो गया ट्रांजिशन। आपको तीनों जोन्स को याद रखना है क्योंकि इंडिया के अंदर एक नया बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने इन 26 बायोस्फीयर रिजर्व्स में। इसलिए ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो टोटल 26 साइट्स को प्रोटेक्शन दिया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि लास्ट 2 डेकेड्स में इस बार सबसे ज्यादा बिगेस्ट पीस ऑफ जमीन को, बिगेस्ट पीस ऑफ लैंड, कोस्टल लाइन एंड मरीन को प्रोटेक्शन दिया गया है इन द लास्ट 2 डेकेड्स। इस तरह से ये मीटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही अब इंडिया में किस नए जगह को डिक्लेयर किया गया है एज बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको याद रखना है नाम। इसको कहा जाता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। आपने शायद अपने दोस्तों की फोटो देखी होगी घूमते हुए लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति को प्रोटेक्ट किया गया है इंडिया के अंदर एज बायोस्फीयर रिजर्व। किस तरह से किया जाएगा? तो 3 लेयर्स पे किया जाएगा, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। और इसी के साथ ये बन जाता है इंडिया का 13th यूनेस्को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। मैं बायो रिजर्व लिख रहा हूँ। अब अगली इंफॉर्मेशन, इंडिया में तो एक साइट आ गई, लेकिन रिमेनिंग 25 साइट्स कहाँ पे है? तो रिमेनिंग 25 कहाँ पे है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है कि 6 न्यू कंट्रीज में साइट्स को लोकेट किया गया है। ये 6 कंट्रीज कौन सी है? तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इन 6 न्यू कंट्रीज में एक एक साइट को डिक्लेयर किया गया है। अब एक कंपैरेटिव ग्राफ है जो हमें पता होना चाहिए। तो हमें एक कंपैरिजन पता होना चाहिए 2018 और 2025 में हम लोगों ने कितनी नंबर ऑफ साइट्स को ऐड किया है। तो 2018 में जो टोटल नंबर ऑफ कंजर्व्ड साइट्स थी दैट वाज 142, लेकिन आज के वक्त पे जो टोटल नंबर ऑफ कंजर्व्ड साइट्स है दैट इज 785। आपको ये दोनों फिगर्स को याद रखना है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट की इंफॉर्मेशन है कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स को किस स्पेस पे बढ़ाया है ग्लोबली। अब जो न्यू 6 कंट्रीज को ऐड किया है, उसी के साथ जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पे बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो भी हो जाती है 142। यानी कि टोटल वर्ल्ड के 142 कंट्रीज में बायोस्फीयर रिजर्व्स आ गए हैं। 142 एक और जगह पे फिगर लिखा है 2018 में। 2018 में टोटल 142 साइट्स थी। आज के डेट में 142 कंट्रीज हो चुकी हैं जहां पे एक ना एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से इंडिया में 13 है, और 13 इस साल ही डिक्लेयर हुआ है। और इस तरह से एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक, एज ऑफ 2025 हम लोग अर्थ के 5% एरिया को प्रोटेक्ट कर चुके हैं थ्रू बायोस्फीयर रिजर्व्स। यानी कि अर्थ का जो 5% एरिया है दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, जहां जो अंडर प्रोटेक्शन है।
और इस मीटिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी 2025 की मीटिंग में, जो मैं आपको यहाँ पे लास्ट बता दे रहा हूँ, कि जो यूनेस्को है, तो यूनेस्को को करेंटली लीड करती हैं एक वुमेन जिनका नाम है ऑड्रे जॉले। तो ये एक वुमेन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं। इन्होंने बोला है कि बाय 2035 वर्ल्ड में हर एक कंट्री के पास एटलीस्ट एक बायोस रिजर्व होना चाहिए, एक बायोस्फीयर रिजर्व होना चाहिए हर देश के पास बाय 2035। ये एक टारगेट इन्होंने सेट किया है, इस मीटिंग में ही सेट किया गया है, इसलिए हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्टली मैं इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दे रहा हूँ, और फिर ये पूरा सेशन ही खत्म हो गया है अब तो, और आई बिलीव आपको काफी हेल्प हुई होगी आपके नोट्स में भी। इंडिया से रिलेटेड आप लोग दो तीन चीजें याद रखना, कि इंडिया ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को स्टार्ट किया है इन द ईयर 1986। तो 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और इस बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में टोटल 18 नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया गया है, जिसमें से 13 जो है उनको यूनेस्को ने भी अग्री किया है कि 13 इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको फंड्स दिए हैं। यूनेस्को का प्रोटेक्शन दिया गया है टू 13 ऑफ दीज साइट्स। तो आपके लिए ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, और आई बिलीव आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को भी। काफी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, लेकिन काफी सारी चीजों को ध्यान रखने वाला टॉपिक था। और जो भी लगा, ठीक लगा, खराब लगा, एक बार कमेंट में बताना।